variations in atomic and ionic size of transition metals, of transitions metal। यानी देखते हैं कि ट्रांजिशंस एलिमेंट में अगर आप 3D सीरीज में जाते हैं या 4D सीरीज में जाते हैं या 5D में, तो वेरिएशंस क्या है, रेडियस की वेरिएशंस क्या है। अगर रेडियस को पता हो जाएगी तो आप साइज पता कर लेंगे। तो एटॉमिक या आयनिक साइज या रेडियस में देखते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था एक ट्रिक जो है उनीडा अपॉन मार्क्स, पीरियड अपॉन ग्रुप्स। तो जो है हमने पढ़ाया था ये आई होता है, इस सब के बारे में बताया था। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, एन से मतलब नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आई का मतलब आयनेशन एंथैल्पी, डी का मतलब डिसोसिएशन पावर और ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पीरियड में जो है इंक्रीज़ करेगी और अगर आप इसको ग्रुप में ले जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी। तो पी का मतलब होता है पीरियड्स, पी का मतलब है पीरियड्स और जी का मतलब है ग्रुप्स। तो उनीडा को ग्रुप में लाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी। ऐसे ही एम का मतलब मेटलिक करेक्टर्स, ए का मतलब एटॉमिक रेडियस, आर का मतलब रिड्यूसिंग पावर, सी का मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, एस का मतलब सब्लिमेशन पावर। ये ग्रुप में इंक्रीज़ करेगी और पीरियड में आएंगे डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है कि ये ए जो है ए का मतलब हो गया एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। आप अगर ग्रुप में जाते हैं, आगे लिखा है जी का मतलब ग्रुप, तो इंक्रीज़ करेगी, यानी ग्रुप में जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर एटॉमिक रेडियस को यानी ए को पीरियड में ले जाते हैं, को पीरियड में जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी, तो डिक्रीज़ करती है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इसका मतलब हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ये जनरली आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ जो है रेगुलर पैटर्न नहीं रहेगी कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्राफ में देखेंगे एनसीईआरटी का जो चार्ट बना है, चार्ट में अगर आप रेडियस देखिए तो इसे मैच कराइए स्ट्रिक्स है। तो एटॉमिक रेडियस में देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का जो चार्ट बना है टेबल यानी 8.2, तो टेबल में आइए 8.2 में तो लिखा होगा, देखिए एटॉमिक या आयनिक रेडियस। तो स्कैंडियम, टाइटियम, ठीक है, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन में अगर आप जाते हैं तो देखो अगर 164, उसके बाद क्या है 147, फिर क्या हो रहा है 135, उसके बाद 129, उसके बाद 137 बढ़ गई। तो यानी रेगुलर नहीं रहेगी। ऐसे अगर हम कहते कि जाने पे डिक्रीज़ करती है और यही बात सही है, नहीं, तो यहाँ पे क्या है ना, एकदम लगातार नहीं घटेगी, यानी घटेगी फिर हो सकता बढ़ जाएगी, फिर घटेगी फिर बढ़ जाएगी, ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो इसमें लिखिए ऐसा क्यों होता है कि डिक्रीज़ होने के बाद फिर इंक्रीज़ हो जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है, बीच बीच में इर्रेगुलर पैटर्न क्यों है। और इसी इर्रेगुलर पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो इसमें लिखिए इन जनरल ion of the same charge is given series, ion of the same charge in given series so SHOW, so progressive decrease in radius, so progressive decrease in radius
डिक्रीज इन रेडियस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के बाद जो है अगर सेम चार्ज है उस पर तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऐसा है, आपके लगातार देखिए, शुरू के 3-4 दिख रहा है। फिर क्या होगा, आगे लिखिए, दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर, this is because the new electron enter a d orbital each time, a d orbital in each time the nucleus charge increases, the nucleus charge increases by unity, ये तो हो गया एनसीईआरटी की लैंग्वेज। ये टफ पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब हो गया कि जब आप एटॉमिक नंबर इधर बढ़ेंगे, यानी स्कैंडियम से 3D सीरीज में जाएंगे, स्कैंडियम से लेके अगर आप जाते हैं जिंक तक, तो देखेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया था, जब आपको मैंने पढ़ाया था क्लासिफिकेशंस में, तो बताया था कि जब आप इधर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, रेडियस कम होती है। और ये मेरे ट्रिक में भी है। क्यों होती थी, क्योंकि जो पहले सेल बैठे हैं, जो पहले वाले, जैसे मान लो आप 3D पढ़ रहे हैं तो उससे पहले 1s और 2s वाले भी होंगे, या 1 पहला सेल होगा और दूसरा सेल होगा, उसके बाद तीसरा सेल आएगा। तो पहला और दूसरा सेल वालों को क्या करना चाहिए, जो है न्यूक्लियस के जब इलेक्ट्रॉन आता है डी में एंट्री करता है, अब ये लाइन फिर से समझाता हूँ, डी में एंट्री करता है तो न्यूक्लियस जाग उठी होती है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उस इलेक्ट्रॉन के प्रति बढ़ जाता है। लेकिन जब आपके बीच में पहले से बैठे हैं सेल में और लोग, तो उनको छिपाना चाहिए, यानी शिल्डिंग करना चाहिए। न्यूक्लियस का जो है चार्ज या इफेक्टिव या अट्रैक्शंस जो बढ़ जाता है, उसे छिपा लेते तो नहीं बढ़ता। तो जब छिपा लेते हैं तो क्या करता है, न्यूक्लियस अपने तरफ उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी अपने तरफ बुलाती है, तो उससे साइज कम हो जाती है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी में जाते हैं, इन जनरल आयन ऑफ द सेम चार्ज, यानी सेम चार्ज का मतलब या तो जो चार्ज हो बराबर हो, जैसे एक पॉजिटिव, या चार्ज ही ना हो, या 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब किसी भी सीरीज में जाएंगे तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितना चार्ज है या चार्ज ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी हम बताएंगे आगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस m होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2, यानी m मान लिया। इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकालेंगे तो क्या रहेगा, m। तो यानी इलेक्ट्रॉन निकालिए या ना निकालिए, तो दोनों के लिए है। तो यहाँ पे जनरल बात बोला है कि अगर आप जो है आयन से सेम चार्ज है, या इसमें कह दीजिए चार्ज नहीं है, किसी भी सीरीज में आइए, 3D हो 4D सीरीज में जाइए, तो ये लिखा है गिवन सीरीज सो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस, यानी उसकी रेडियस कम होती। जब आप इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो रेडियस कम होगी। क्यों कम होगी, विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर से रेडियस कम होती है। आगे ये लिखा है दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर डी ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, जब आप स्कैंडियम को लेंगे, 21 को लेंगे, तो 21 लिया, S लिख D लिख पलट दे, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन 1, S में 2। तो आपने 21 से अब बढ़िए 22 की तरफ, 22 में चलेंगे तो ये हो गया 22। तो क्या लिखेंगे, S लिख D लिख पलट दे, तो D में 2 हो गया, S में 2। ये हमारा ट्रिक है, यहाँ 2 लगा सकते हो, यहाँ 4 कर सकते हो। 21 से लेके 29 तक एटॉमिक नंबर लिखो, S लिख D लिख पलट दे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो देखो हमने क्या किया, पहले 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया 2, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें 4। यानी जैसे जैसे आप सीरीज में बढ़ेंगे तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। तो ये लाइन लिखा है दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर, यानी इसका मतलब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव चल रहे हैं, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रही है, तो नया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी में जाता रहता है। देखो यहाँ डी में 1 था, अब डी में 2 हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इन ईच टाइम्स, जो समय आपका है प्रत्येक टाइम में, उसी टाइम में ऐसा होगा।
तो होगा क्या फिर, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा, गिरेगा, जाता रहेगा, तो फिर होगा क्या, न्यूक्लियस का जो चार्ज है ना इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, क्या लिखा है, बाई यूनिटी। यूनिटी मतलब समझते हो, अरे यार एक इलेक्ट्रॉन डाला बढ़ गया, फिर अगला इलेक्ट्रॉन एक आएगा फिर बढ़ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी लाइन है, यानी यूनिटी वर्ड का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा, ऐसा थोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ कितना था डी में एक, अब कितना आ गया, फिर एक आ गया, फिर आगे बढ़े फिर एक आ गया, तो यानी कितना इंक्रीज हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुई है, तो उसी हिसाब से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर गया। एकदम एनसीईआरटी लाइन है, एक भी लाइन, एक भी डाटा नहीं बदली जाएगी। अभी देखना जब एग्जाम में 5 मई को होगा, जो भी देखेगा सेम लाइन लिखा होगा, और इसको अपनी भाषा में समझ लो और ये लाइन समझ लो तो सही है। अब इसको ना समझो, अपनी भाषा खाली समझ लो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही लाइन उठा के रखा रहता है। तो ये हो गया। अब सिंपल में जैसे जैसे हम आप जाएंगे 3D सीरीज में, 4D सीरीज, 5D सीरीज में जाएंगे, वैसे वैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। उसी तरह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा और रेडियस कम होती रहेगी, तो रेडियस कम हो जाती है। तो ये हो गया एनसीईआरटी लाइन, और आपके सामने दिखा है, आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक चले जाइए, एक एक नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, और देखिएगा रेगुलरिटी आपको नहीं मिलेगी, इर्रेगुलर मिलेगी। लगातार अगर रेडियस कम होती तो कोई बातें नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाया हूँ, फिर एक बार आप देख लीजिए। तो लगातार नहीं मिलेगी, तो लगातार नहीं मिलेगी, तो यहाँ आप आगे चलते हैं, ऐसा क्यों। तो यहाँ एक लाइन जोड़िए इसमें कि रेडियस का जो न्यूक्लियस का चार्ज क्यों बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो पहले से बैठे हुए हैं, पहले मतलब अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कॉपर की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपको क्या होगा, ये जो आपका सेल नंबर होगा, ये कहानी चल रही तीसरे सेल की, यानी चौथे में अगर इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे 4s, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 3d का। उससे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2s और 2p के। उससे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1s के। तो अगर कहानी यहाँ है तो ये 2s और 2p ही आ जाते और छिपा लेते इसके अट्रैक्शन को। तो जब इसके अट्रैक्शन को नहीं देख पाती तो फर्क ही नहीं पड़ता। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी तो है, यहाँ भी है, सब पे है। तो जब आप इफेक्ट देखेंगे तो आपका जो है न्यूक्लियस यहाँ भी इफेक्ट देख रही है, तो यहाँ भी देख रही है, ऐसा थोड़ा खाली सिर्फ देख रही है, इसका इफेक्ट तो सब पे है। तो जो बीच वाले थे अगर ये सेल्डिंग कर लेते तो ये और ये वाले सेल अंदर नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पास में नहीं जाते, रेडियस कम नहीं होती। तो एक लाइन यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे जोड़िए। दिस सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन्स, दिस सेल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, दी सेल्डिंग माने छिपाना, दिस सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन, दिस सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन को सेल्ड करना था। द सेल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट दैट इफेक्टिव, इज नॉट दैट इफेक्टिव, is not that effective. Hence the net electrostatic attractions, hence the net electrostatic attractions, electrostatic attractions between the nucleus, attraction between the nucleus charge, between the nucleus charge and outermost electron, and outermost electron, outermost electrons, and the ionic radius decreases. आयनिक या एटॉमिक रेडियस, आयनिक या फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एकदम बात सही है। अगर सेल्ड होती तो रेडियस नहीं कम होती, लेकिन सेल्डिंग पुअर है,
इसलिए होगा। ये लाइन में फिर लिखा है द शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, हैंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कोई वर्ड यूज करिए, बिटवीन द न्यूक्लियस चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द आयनिक रेडियस, आयनिक या एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर में सेल होंगे और सेल के बाद ये इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ n में होगा, यहाँ n-1d में होगा, यहाँ d वाला होगा n-1d, और बाकी इससे पहले यहाँ पे p पे बैठे हुए हैं, 2p वाले हैं और 2s वाले हैं। ये 3d वाले हैं, यहाँ पे अगर आप लेंगे तो 4। अगर आप सीरीज अगर देखना चाहते हैं 3d सीरीज, तो 3d सीरीज में आपको क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में 4s में इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ऊपर कौन सा होगा, 1s इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर ये न्यूक्लियस, ये जो बीच में बैठे थे लोग, अगर ये छिपा लेते, सेल्ड अच्छा होता है, यानी शेल्डिंग इफेक्ट अच्छी है, तो क्या करता, ये जो इलेक्ट्रॉन डी में गिर रहा होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता। तो अट्रैक्शन कम होगा तो कम हो जाता, तो ये अपने तरफ जो है नहीं खींचती। तो जब नहीं खींचती तो देखो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन ये है, क्योंकि एनर्जी इसका कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है, बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आता है, डी में। तो ऐसा थोड़ा है कि जब ये अट्रैक्शन करेगा तो खाली डी को खींचेगा, किसको खींचेगा, आउटर वाले को भी। तो जब आउटर वाले भी खींचेंगे और डी वाले भी खींचेंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ थोड़ा सा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। ये छिपा लेते हैं, ये लोग ऐसे होते कि ये छिपा लेते हैं अच्छी तरीके से, ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ और यहाँ नहीं होती, तब क्या होता, रेडियस नहीं बढ़ती, नहीं कम होती। तो इसीलिए कि अगर आप चलते हैं तो जनरल क्या बोलेंगे, जनरल तो ये बात सही है, मैच करके देख लो, चाहे एनसीईआरटी में देखो। कहाँ से स्टार्ट करें रेडियस, आपने स्टार्ट किया है रेडियस m, स्कैंडियम कितना है 164, रेगुलर में आइए लास्ट में कितना मिल रहा है 137, तो क्या कहेंगे, घट रही है। तो आप क्या बोलेंगे, जनरल क्या बोलेंगे, जनरली रेडियस डिक्रीज करती है। लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कैसे ऊबड़ खाबड़ है, यानी पहले घटी, फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर बढ़ गई, फिर घट जाएगी। लेकिन जनरली क्या बोलेंगे, घट रही है, तो जनरली घट रही है। तो जनरली तो आपको ये यूनिटा मिलाएगी कि जनरली एटॉमिक रेडियस ये पीरियड में, देखो नीचे तीर है, इसका मतलब डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियस पीरियड में जाने पे डिक्रीज करती है, सही है। अब इसको मिटा देता हूँ, नीचे लिख लीजिए। अब ये जो है आपका एनसीईआरटी उतारना होगा और आयनिक रेडियस हेडिंग लिखिए और उनके जो है आगे लिख लीजिए। अब फिर जो क्वेश्चन जो आएगा, इसी क्वेश्चन में ये जो नंबर है, नंबर नहीं आएगा, आपको बताएगा कि बताइए इसमें से कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है। इस पर भी क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत मन से देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस यहाँ डी वाले हिलते ही नहीं हैं। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि आप इसको अच्छी तरीके से देख लो। ये मैं एनसीईआरटी लाइन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि लैंग्वेज ही तो आता है, वरना फिर एनसीईआरटी बेस ना पढ़ाते। ये रहा, आओ रेडियस पे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है मेटेलिक या आयनिक्स, ऐसा लिखा होगा मेटेलिक, या फिर क्या लिखा होगा, आयनिक। इसका मतलब मेटेलिक या आयनिक का मतलब हो गया, चाहे वो बिना चार्ज का हो तो मेटेलिक कहेंगे, और जब चार्ज कहें तो क्या बोलेंगे, आयन बताएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसे बोलेंगे मेटेलिक या आयनिक, मेटेलिक और आयनिक्स। देखते हैं, निको अगर मेटेलिक या आयनिक में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है किस में नापेंगे, तो रेडियस को किस में नाप रहे हैं, पिकोमीटर्स में। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं ब्रैकेट में पीएम में नापेंगे, पिकोमीटर में, और इनको सबको उतार लो। तो ये जगह आपका स्कैंडियम, उसके बाद टाइटियम, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, उसके बाद होगा 26, 27, 28, 29, 30, ये हो गया एटॉमिक नंबर वाले। तो आप क्या कह रहे हैं, अगर आप पीरियड में जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, इधर, तो इसे क्या बोलेंगे, पीरियड में जा रहे हैं। तो यानी पीरियड में आप जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, और एटॉमिक नंबर लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, लाइन लिखाया था। तो 21 से आप जा रहे हैं 22, फिर 23,
फिर 24, 25, ये आप जो है लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये लाइन मैंने भी लिखाया था, यहाँ पे लिखा था, जब आप एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ेंगे तो रेडियस क्या हो रही है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रही है। तो देख लो, और देख लेते हैं रेडियस। तो इधर लिखते हैं रेडियस। अब ये मेटल के फॉर्म में है, चार्ज नहीं है, तो इसका रेडियस क्या कहलाएगा, मेटल वाला। यानी किस फॉर्म में देख रहे हैं, एम के फॉर्म में, ये एम है, इसको आप एम कह सकते हैं। इनका रेडियस देख रहे हैं, तो आप देखते हैं रेडियस, सब रेडियस नोट कर लो, फिर ऑर्डर बना लो। तो देखो रेडियस अगर देखेंगे तो पहला कितना है, याद नहीं करना है, दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। 164 ये दिख रहा है, कितना है ये, 164। अगर ये 164 है तो अगला कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जनरल ऑर्डर है कितना है, 147, तो अच्छी बात है, कम है। उसके बाद कितना है, 135। तो देखिए 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिख भी रहा है कि उनीडा में आ भी रहा, दिख रहा है उनीडा मार्क्स में। अब उसके बाद आती है वो 129, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 129 पिकोमीटर है। जैसे एमएन में पहुँचते हैं कितना हो जाती है, बढ़ जाती है 137। यही सब तो आपको याद करना है। तो देखो यहाँ शुरू के 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5वें में दिक्कत है। तो 5 में आपका रेडियस क्या हुई है, बढ़ गई है। तो यहाँ क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस ने अपने तरफ खींची होगी, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, सेल उसके पास आ रही है। तो पास आ रही है, तो जब नापेंगे पहले से और सेंटर से पेरिफेरी, अब बाद में नापेंगे तो कुछ कम मिलेगी, यानी रेडियस कम हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का और जो बीच में बैठे हुए सेल, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, अच्छी तरीके से सेल्ड, नॉट पुअर सेल्ड, अच्छी तरीके से सेल्ड, यानी सेल्ड हुआ होगा, तो अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगी, तो रेडियस बढ़ गई होगी। अब आयरन में आते हैं, 126 आयरन में आते हैं, 137 हो गया, उसके बाद 126, फिर 125, देखिए फिर 126, फिर 125। फिर निकिल में देखिए, निकिल का दिया है 125, 128, 133, 125, 128 और 37। ठीक है, देखो इससे क्या नसीहत मिली, लगातार देखो यहाँ से क्या मिल रही है, कम हो रही है। सही बात है, पीरियड में आने पर रेडियस कम होती है, तो यहाँ से देखो लगातार कम हो रही है, फिर क्या हो गई, बढ़ गई, फिर लगातार बढ़ने के बाद फिर क्या हो गई, फिर घट गई, फिर यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, देखो बराबर, यहाँ बराबर हो रही है। उसके बाद क्या होगी, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है। ऊपर ग्राफ बना है, ग्राफ देख लो रेडियस का, 3 लाइन खींची होगी, देखो लिखा होगा 8.3 में ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है। ग्राफ में देखोगे तो ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे नीचे दिया लिखा होगा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के बजाय उन्होंने क्या लिख दिया है, सब मेटल को। तो यहाँ पे आप अगर आप सब मेटल नहीं लिखना चाहे तो यहाँ किताब ने क्या किया है, स्कैंडियम, टाइटियम, बेलेडियम ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं लिखना है तो क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर क्या हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसके अंदर सब आ गए, स्कैंडियम, टाइटियम में पूरा जिंक तक आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो बगल में क्या लिया है, ये आपका जो है ऊपर रेडियस होगा, यहाँ पे रेडियस होगा, और रेडियस किस में नापेंगे, पिकोमीटर्स में। तो देखो हाँ, यहाँ क्या लिया है, नैनोमीटर में, तो यहाँ पिको दिया है, नैनो कोई दिक्कत नहीं, चाहे नैनो है तो पिको मारते हैं। नीचे में किस में नाप रहा है, पिको, देखो नीचे देखो क्या हुआ, रेडियस आप पीएम, जो नीचे ये दिया है ये पिकोमीटर का है, और ग्राफ में किस में नाप रहे हैं, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में ले लीजिए। तो देखो वैल्यू दिया है, अगर आप ग्राफ में जाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट किया है, 12, 13, 14 लिया है ना ऐसे करके, तो ये नंबर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर स्टार्ट किया है 12 है, फिर 13 है, उसके बाद जो है ऐसे नंबर पूरा लिया है कहाँ तक, 19 तक, 14 हो गया, 15, फिर 16, 17, 18, उसके बाद 19, ये नंबर है। तो देखो अगर आप देखेंगे ना तो पहला देखो लिखा है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन वाली कौन सी होगी, अरे 3D सीरीज, तो 3D सीरीज ऐसा देखा होगा। स्टार्ट देखो कहाँ से, यहाँ चेक करेंगे आप कहाँ से किया है, या यहाँ से ग्राफ इसका कम हो रहा है, मिलाएंगे 15, 16 के आसपास है,
लाइन खींचोगे ना तो 16 के आसपास है, यानी 16 से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे कम होती गई है यहाँ से यहीं के आसपास। अरे 16 के आसपास देखो अब चल रहे हैं। अरे ये लाइन यहाँ की है, वो बात तो वही है, चाहे बाएं लिखो चाहे दाएं लिखो। तो अब इतना नहीं समझ पाते हैं तो जैसे लग रहा है मुरगांव से आए हैं सब। बताओ, जो कि हमने ये सोल्यूशन में बढ़ाया था, दोनों तरफ खींच के x1 x2 करके बनाया था। तो अब हमें ये नसीहत मिल रही, क्योंकि यहाँ नंबर लिखे हैं तो उस हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम बताएंगे देखो ऐसे क्या होगा। ये देखो ज़्यादा है फिर कम है, फिर कम है, तो क्या करेंगे, ऐसे गिर रही होगी। अरे कम हो रही होगी ना, ऐसे कम हो रही है, तो अब जाएंगे तो कहाँ हो रही, कम। फिर उसके बाद क्या हो गया, 37 पे बढ़ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आके। अगर आप यहाँ पे अगर लिखा होता कि ये स्कैंडियम टाइटेम पैलेडियम है तो इस हिसाब से हम लिख देते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, घट रही है, फिर यहाँ बढ़ गई, थोड़ी बढ़ी होगी, क्योंकि देखो 164 है 137 है, तो थोड़ी तो इन लोगों से बढ़ी होगी, तो थोड़ी बढ़ी होगी, फिर क्या हुई होगी, फिर घट गई होगी, फिर उसके बाद क्या हो गया होगा, फिर बराबर हो गया होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, फिर बढ़ी होगी। तो बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, जैसे मान लें अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ऐसे बढ़ जाएगी। तो देखो क्या हुआ है, आप घट रही थी फिर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम लिख देते ना मेटल, तो बहुत अच्छी तरीके किताब ने यहाँ स्कैंडियम टाइटियम बेलेडियम क्रोमियम मैग्नीज सबको कर दिया है, तो आपको पता चलेगा। तो ये मुझे ग्राफ थोड़ा एग्जाम में आएगा, ये तो तुम्हें ये ऊपर अभी हम बना देंगे सिस्टम। अभी तो ये दिखा रहे हैं कि आपका ये जो लाइन लिखा है दिख रहा है, कम होगी फिर उसके बाद बढ़ गई, फिर उसके बाद घट गई, फिर बराबर हुई होगी, फिर बाद बढ़ गई, फिर बढ़ गई, ये आपका है। तो 1 से लेके देखो 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 1 से लेके 4 तक लगातार डिक्रीज होती है, फिर 5वां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फिर 6ठा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, फिर उसके बाद 7वां क्या है, फिर बढ़ गई, 8वां और 9वां ना, नहीं 7वां और 8वां इक्वल है, रेडियस में बराबर है, 9 इंक्रीज किया, 10 उससे ज़्यादा इंक्रीज कर गई, यानी इर्रेगुलर पैटर्न से। तो ये थोड़ा ग्राफ पूछेगा, ग्राफ बताओ कि ऐसे बताओ कौन घट रही है, आपसे पूछेगा आप बताइए इंक्रीजिंग, ऐसे लिखा होगा। देखो अभी तक जो सवाल आया है लगातार आया है, लिखा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। जब इसमें लगाओगे ट्रांजिशन तो उसमें लिखा होगा आर्डर, लिखा होगा मेल्टिंग पॉइंट्स, यही मेटल का उठा के, आर्डर लिखा होगा डेंसिटी का, आर्डर लिखा होगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का, आर्डर लिखा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें से 3 सही होगा, 1 गलत। और सोचो तीनों जो पढ़ रहे हो, डेंसिटी हो, डेंसिटी में लगातार बढ़ रही कोई दिक्कत नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, रेडियस हो, इर्रेगुलर पैटर्न है तीनों में, देख लो ग्राफ में। अब कैसे याद रखें, तभी तो टफ हो गया। 1 गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगातार प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए इसके जितने सवाल हैं बहुत सिस्टमेटिक याद करना पड़ेगा। अब अगर कहीं इस बार 4 सवाल आ गए एफ ब्लॉक डी मिला के तो 16 नंबर जाएगा। तो ये मुझे कोई ग्राफ से बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले कम होगी। अगर हम जनरल लाइन बोल दें कि देखो कम हो रही है, जनरली कम हो रही, तो देख लो कम तो हो रही है, 164 पे कहाँ चलेंगे, 137 तो कम तो हुई है। तो ग्राफ में और दिया है, तो 3D का दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4D का दिया है, फिर यहाँ क्या दिया है, लगातार 3 3D यानी स्कैंडियम वाला, फिर उसके बाद 4D, फिर 5D। देखो 3 ग्राफ दिया है, 1 और 2 3, तीनों में क्या मिलेगा, तीनों में अगर आप देखेंगे तो रेडियस तो जनरली हमें मिलेगी, क्या घट रही है कि नहीं घटेगी। लेकिन अगर आपसे कंपेयर किया जाए कि 3D का रेडियस ज़्यादा है या 4D, तो किसका ज़्यादा है, 4D का। देख लो ग्राफ में, अरे ये इसके ऊपर ग्राफ स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब वैल्यू ज़्यादा है। इसके ऊपर कौन गई है, उसके बारे में 5D। तो अगर आपसे आर्डर पूछा जाए 3D 4D और 5D का रेडियस का आर्डर, तो क्या कहेंगे 5D 4D फिर 3D, क्योंकि ये लाइन जो है ये लाइन है 3D का, तो इसके ऊपर से फिर इसके ऊपर से स्टार्ट हुई, यानी ये वैल्यू बड़ी मिलेगी। तो ग्राफ का मतलब ये नहीं था, ग्राफ का मतलब ये था कि बस आप जान लीजिए कि ऐसे लगातार ग्राफ बने हैं ऐसे, लेकिन इसमें कहाँ प्रॉब्लम है वो ज़रूरी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप आर्डर लिखिए किसका, रेडियस का, तो इसमें से 4 है। अभी प्रीवियस के सवाल देखेंगे तो 4 लिया होगा, अगर ये 4 लेगा या फिर 1 2 3 4, ये सवाल आया था ये वाला। आपसे कहा जाएगा इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ रेडियस, ऐसे करके इन चारों को, मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में है, TIB है ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आपसे पूछ ले इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब है
कि आपके ऑप्शन में लिखा था, मैंने उसमें से क्वेश्चन बना दिया, तो क्या कहेंगे सबसे बड़ी राडार कौन है? स्कैंडियम। तो अगर आप कहेंगे सबसे बड़ी है आपका SC 164 है। अरे इससे 64 है, उसके बाद हम अच्छा इसको नहीं लिए, ये चारों लिए हैं, यहाँ लिए हैं, तो इसमें आइए तो क्या होगा? TI है, सबसे बड़ी क्या होगी आपका? TI। उसके बाद अब देखो 147 के बाद आपका आएगा क्या? 137 एमन आ गई, यही क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद क्या करेंगे? अब आपका आ जाएगा कौन कौन लिए हैं? TI है, B है, ठीक है, तो B हो जाएगा। उसके बाद क्रोमियम, ये तो देखिए क्वेश्चन देखोगे एक ऑप्शन में ये लिखा है, बीच बीच से उठा के पूछा गया है। अब बीच बीच से उठा के पूछेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत दिक्कत कर रहा हूँ, अब कैसे याद करें, क्योंकि इतनी तो आपको याद करना पड़ेगा। 25 बार देखो, याद हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो एक ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, चलिए चेक करते हैं। पहले तो किताब खोल खोल के देखो, उसके बाद में फिर मैं दिमाग से चेक करो। ये जो है जर्नल होता तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें इतने प्रॉब्लम में है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में टाइम लगता है। तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक साथ कई क्वेश्चन है इसमें। देखो एक क्वेश्चन पूछा है आपका, क्वेश्चन से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स which one of the following does not correctly represents the correct order of the property, indicate against it. पहला फर्स्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। पहला लिखा है TI, MN, आगे लिखा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये अभी आपको अगले पेज पे पढ़ाएंगे, लेकिन 3 पढ़ा चुके हैं जो नीचे, क्योंकि एक ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर दूसरा ऑप्शन बना हुआ है TI2 3 है, Br+3 है, क्रोमियम+3 है, Mn+3 है। ये है, कह रहे हैं इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट्स पढ़ाया था, बोहर मैग्नेटिक फील्ड ये पढ़ाया था कि वहाँ पे जो है मैंने बताया था ना कि बहुत सारी चीज़ यहाँ यूज होगी, तो ये मैं आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक मूवमेंट्स। ये आपको पढ़ाया था वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना रहता था। अगला है TI, B है, क्रोमियम है, और उसके बाद Mn है। यहाँ कह रहे हैं इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स,
इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर आपके कहेंगे Ti के B है, मैग्नीज है, क्रोमियम है। इसमें कह रहे हैं इंक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये कल पढ़ाया था आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये रहा। तो इसमें 3 चीज़ सही होगी, एक गलत है। अभी रेडियस का भी सवाल आता है। अब देखिए इसमें कितने पॉइंट जुड़ गए, ऑक्सीडेशन नंबर, अगला पेज अभी पढ़ाएंगे, जस्ट पन्ना पलटो को वही हेडिंग लिखा हुआ है। फिर अगले, अभी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, इन्हें ये यहाँ भी पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल पढ़ाया था। कहाँ पे पढ़ाए थे? कोऑर्डिनेशन में। एस लिख, डी लिख, पलट दे, डी में जितना इलेक्ट्रॉन है देख ले और उतना जो है उतना म्यू बराबर उतना पॉइंट रख दो। तो ये तो हमारे दाएँ बाएँ का खेल था, इसको मैं बहुत सिंपल पढ़ाया हूँ। ये मैं अभी जो है अभी कल पढ़ाया हूँ, जाके देख लो, ग्राफ बना है, सब कुछ लिखा दिया हूँ। और ये जो है कल पढ़ाया हूँ, लेकिन सेकंड पूछा है, यही प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन डी वालों को जब ऐसे आए सवाल इनकरेक्ट या करेक्ट में, तो जो जानते हो उसको पहले चेक कर लो। तो देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या करिए, इस वाले को बहुत सिंपल बताया था कि आप कुछ ना करिए, एटॉमिक नंबर लिखिए और ऐसे लिख, डी लिख, पलट दे, मन में ही कर लो, आंसर आ जाएगा एकदम मन में ही। जैसे आपके पास कहाँ से स्टार्ट किया? Ti से, Ti स्टार्ट किया ना, देखो Ti को ही लिया है, चारों को, इसको छोड़ दिया है। तो आप Ti लेंगे तो 22, ऐसे लिख, डी लिख, पलट दे, तो डी में 2, एस में 2, ठीक है। आपको कितना बनाना है? +3, तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर यहाँ से, सब बता चुका था। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, एस में 0 है, यानी 3D जो है 1 होगा, एस 0, और ये क्या बन जाएगा? Ti + 3, यानी बोहर मैग्नेटिक फील्ड n बराबर 1, तो म्यू बराबर 1.89 पढ़ाया था ट्रिक में ये। तो इसकी वैल्यू जो इतना आए, देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1, तो यानी डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी 5 डब्बा है, लेकिन इस 5 डब्बे में कितने लोग बैठे हैं? 1, तो 1 अनपेयर्ड हो गया। तो यही बोहर मैग्नेटिक फील्ड जो 1 होता है वहाँ पे 1.89 लगा दो। या पढ़ाया था फार्मूला म्यू = √n+2, आप इसमें रखेंगे तब भी यही आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो ये बोहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1.89 BM। तो ऐसा देख लो। अब ये कितना है? ये हो गया आपका 23, तो यहाँ एस लिख, डी लिख, पलट दे, तो कितना आ जाएगा? कितना निकालना है? 3 तो 2, तो म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2.89 या 2.7, जो भी करना है। मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया था इसको। तो अगर यहाँ पे आप लेंगे ये, तो 23 लिख, एस लिख, डी लिख, पलट दे, हमने पढ़ाया था 21 से लेके 29 तक एटॉमिक नंबर लिख लो और एस लिख, डी लिख, पलट करके लिख दो, वही आंसर आएगा। कॉन्फ़िगरेशन से बच जाओगे। ये बन गया। यहाँ पे 3D 4s होता है। अब यहाँ पे हमें +3 बनाना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और फिर यहाँ से। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 2, तो म्यू बराबर कितना? 2 पॉइंट समथिंग कर लेना, पढ़ाया था। तो देखो अब यहाँ पे आप जो है 89 BM कर लो, ये आंसर हो गया। तो सब में कर लो, क्रोमियम में हो कितना होगा? 3, तो म्यू बराबर समथिंग, यानी 3.89। एक मैग्नीज कितना होगा? 4, तो 4.89। तो आप क्या कहेंगे? मैग्नीज में सबसे ज़्यादा बोहर मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्रोमियम, फिर ये ऑर्डर यही हो जाएगा। तो सही लिखा है, तो कहेंगे ये सही है। तो देखो कितना ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन पढ़ के आया हूँ, तो इतना हेल्प कर रहा है। तो ये एक आंसर हो गया। अब आते हैं, अभी ये पढ़ाया हूँ, देखो ग्राफ में Mn सबसे नीचे है, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम थी? जिंक, कैडमियम, मरकरी, साथ में Mn। ट्रॉपिकल एलिमेंट में ये लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, यानी इनके पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट गिर जाती है। तो ग्राफ में देखिए, जो किताब वाला ग्राफ बना था, जो Mn दिया था, तो Mn में जाएंगे तो Mn कहाँ है? एकदम नीचे भरने से आ जाती है। किताब ग्राफ में देखिए, ये देखिए Mn है, Ti है, B है, Cr है, Mn एकदम नीचे आ गई। अरे मेल्टिंग पॉइंट का किताब में ग्राफ बना है, ये 8.1 NCERT 25 बार पढ़ना है। नोट में मैं कितना लिखा दूंगा? नोट तो एक सहारा होता है। तो ये देखो Mn एकदम नीचे गिरी है, तो ये बात तो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। Mn कहाँ होना चाहिए? सबसे पीछे, और Mn होगी सबसे आगे। तो ये तो मिल गई, लेकिन जब इसको देखोगे तभी मिलेगी, वरना सब उल्टा सीधा दिखेगी। तो 2 चीज़ तो हमें एक गलत तो मिल गई, क्योंकि कल पढ़ाया था कि ये गड़बड़ है। सबसे आगे कौन है? देखो ग्राफ में, देखो कहाँ है? Ti सबसे नहीं, Ti से क्या? क्रोमियम। Ti के बाद B के बाद क्रोमियम, यानी क्रोमियम में जो है D में इलेक्ट्रॉन हो जाता था अनपेयर्ड कितना? 5, और 1 S में हो जाता था।
तो अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन से बताया था एसोसिएशन बढ़ जाती थी, इसलिए आपके जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। नीचे ग्राफ के बगल में लिखा हुआ है लाइन्स, तो यहाँ पे जो है ये गलत लिखा है, यानी ये गलत हो गई, तो ये गलत हो गया। ये देखो इसको मिला लेते हैं। फर्स्ट आईपी देखो किताब में, देखो जहाँ भी रेडियस पढ़ा रहा हूँ उसके नीचे देखिए फर्स्ट और सेकंड आईपी है, और फर्स्ट और सेकंड आईपी आपको बार बार देखना होगा, रेडियस और फर्स्ट सेकंड आरपी। तो देखिए सेकंड आरपी में मिलाइए, ये ऐसे चलेंगे टी से, बी से, सी आर से, एम एन से, ऐसे चलिए ऐसे। तो जनरली क्या है, पहला आईपी अगर आप देखेंगे फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी 3D वाला, और फिर ऊपर जाइए 4D में, तो क्या कहेंगे 4D का आयोनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, 3D से। सब नीचे लिखा हुआ है, देखो पहला में क्या लिखा है 631, फिर 656, फिर 650, फिर 600 लिखा है ना, नीचे सेकंड लिखा है। सेकंड में देख लो 631 से कितना हो गया 1235, क्यों, क्योंकि पहला वाला क्या होगा सेकंड, यानी इलेक्ट्रॉन एक निकल गया होगा, अरे यार एक पॉजिटिव चार्ज आ गई होगी, तो न्यूक्लियस क्या होगी, जग गई होगी कि हमारे घर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देती, ये सब पढ़ा चुका था। तो अगर आपसे आर्डर पूछें आयोनेशन एंथैल्पी का, तो क्या कहेंगे डेल्टा आई एच थर्ड, यानी इसका मतलब कौन सी सीरीज, ये हो जाएगा आपका थर्ड, कौन सी सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उस ज़्यादा होगी किससे, डेल्टा आई एच सेकंड से, कौन सा ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड कहेंगे, और सबसे कम किसकी होगी, डेल्टा आई एच फर्स्ट। तो ये हो गया 3D सीरीज, ये हो गया 4D या 5D। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आईपी कम होती है किससे, सेकंड। सेकंड आईपी सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी सेकंड सीरीज का आयोनेशन एंथैल्पी कब होती, थर्ड से। देखो पहला सेकंड थर्ड तीनों बना है, देख लीजिए। लेकिन अगर से आप आर्डर पूछे, नहीं समझ पा रहे हैं, तीनों मैंने कंपेयर कर दिया कि एक है आपका 5D, एक है 4D और एक है 3D, किसके आईपी सबसे ज़्यादा होगी, तो कहेंगे 5D का, फिर उसके बाद 4D फर्स्ट है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक सीरीज में चलते हैं, अभी एक एक सीरीज में चलेंगे, ये तो जनरल हो गया कि एक ऊपर नीचे बैठा, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। जैसे ये आपका है, ये सीरीज ये वाली, एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, तो कहेंगे इसका आईपी सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, सबसे कम इसका। लेकिन अभी इसमें चल रहे हैं, अब चलने आ रहे हैं इसमें, पर्टिकुलर चलेंगे। तो देखो फर्स्ट आईपी में जाएंगे तो वैल्यू कम होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो एकदम धड़ल्ले से बढ़ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो ना, तो ये सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी देखो आपके सामने लिखा होगा, क्रोमियम का सबसे ज़्यादा है, चेक कर लो चाहे कितना दिया होगा, 1900 कुछ के आसपास, कितना दिया है 1592, उन्होंने 1592। आज देखो सेकंड में 1592 है ना, और इसी में कापर में चले जाओ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ निकलती है। ऐसा क्यों, इससे क्या नसीहत मिला, इससे यह नसीहत मिला कि हाफ फील्ड फुल फील्ड का कहानी है। तो ये तो मैं पढ़ा चुका था क्लासिफिकेशन में, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, हाफ फुल और फुल फील्ड। यहाँ मैंने ट्रिक दिया था, दूसरे की ज़्यादा है तीसरे से जोड़ दो, पाँचों ज़्यादा छठे है, तो यहाँ तो मैच कर रही है। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फील्ड एंड फुल फील्ड पे इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है। तो अभी ये पढ़ाना है शायद, अभी नहीं पढ़ाया उसको, तो अभी आपको दिखा दिया। तो सबसे ज़्यादा इन लोगों में से किसका होगा, क्रोमियम का। देख लो दिया है 1905, उसके बाद क्रोमियम से ज़्यादा। फिर आप कंपेयर करो कि आपके पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं, तो 4 में क्रोमियम सबसे आगे हो गई। तो अब आप देखिए मैग्नीज कितना है, मैग्नीज का है आपका 1509, बाकी सबका कम है। तो क्या करेंगे, मैग्नीज को क्या कर देंगे पीछे, तो मैग्नीज पीछे हो गई, ये देखिए। तो अभी ये हम नहीं पढ़ाएं, अभी आते हैं इस पे, लेकिन ये आपको जो है अब आते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, पन्ना पलट के देख लो। मैग्नीज Mn का ऑक्सीडेशन सबसे टॉप पे होगा, हेडिंग लिखा होगा ऑक्सीडेशन, चार्ट बना होगा, जैसे लग रहा हो खंभा, इसे खंभा बना होगा। तो Mn को देख लो, +2 से स्टार्ट होगा, +7 तक गया होगा। अब भूलिएगा नहीं, इस बार भी आया था बेलेडियम क्रोमियम को मिला के ऑक्साइड्स, जो कि अगले पेज पे लिखा है, हो सकता है नीचे लिखा है, अगले पेज पे लिखा है। इस बार आया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें लिखा था एम्फोटेरिक, उसमें लिखा था बेसिडेसी, सब मिला के लिखा था। हिला नहीं पाए होगे, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े होगे तो दूर दूर तक हवा नहीं लगी होगी, मुझे पता है हवा नहीं लगे होगे। मतलब हम एकदम गारंटी लेते हैं, तुम पूरे मोहल्ले किसी पकड़ लाओ, हम बता देंगे किसने औकात में है ये, किसी पकड़ लाओ।
क्योंकि मैं एक एक लाइन को जानता हूँ, क्योंकि ये इस टाइम सोना पढ़ा रहा हूँ एकदम जब देखो तब आ जाएगी ये, और हिला नहीं पाओगे क्योंकि ऐसे सवाल है ना घटते बढ़ते हैं, क्योंकि उनीडा भी नहीं लगेगी यहाँ पे, जनरली तो लगेगी लेकिन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। 4 को उठाएगा या तो इन 4 को या तो यहीं कहीं 4 को, कभी क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास पेज नहीं होता है कि हम पूरा लेके चलें। जैसे हम इम्तिहान में देखा होगा पीछे गार्जियन चल रहा है, जूस लिए पानी लिए जाओ एग्जाम दो, और कुछ बेचारे आते हैं एकदम फटे हाल में, कोनो मतलब ही नहीं, बस गए भन से एग्जाम दिए, अगर बात बोले कि ऐसी तैसी कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि उसने 6 महीना ऐसी तैसी यहाँ किया है, इसलिए वहाँ वो मिलेगा। आपको आसमान से आएगा क्या? आएगा तो आईपी ही तो आएगा, आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट ही तो आएगा, और क्या आएगा? कौनो ऐसा पॉइंट अगर कहो ना आए बताओ। अब तुम एनसीईआरटी याद कर लो, दुनिया को मुट्ठी में कर लो, कौनो एग्जाम में टेस्ट दो हमेशा टॉप करोगे, और जहाँ गलत करेंगे वहाँ ऐसी तैसी करोगे। देखो एनसीईआरटी में लिखा हो, माफ़ी मांग लेगा भैया कहाँ से आए हो, ये जो क्वेश्चन में गलत कर देते हो, क्योंकि ये लोग करते क्या, उठा गाइड सवाल लग देते हैं। अब जो गाइड सवाल बना होता है वो भी कौन इंसान ने तो बनाया होता है, अब वो मान लो उसके दिमाग में नहीं हुआ, गड़बड़ कर दिया। तो कभी भी किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, अपने लॉजिक के पीछे भागना है कि ये कैसे होता है। तो अभी मैं आईपी पढ़ाऊंगा, अभी आईपी शायद पढ़ाए नहीं हूँ, अभी आयनेशन रेडियस चल रही है, चलते हैं। क्योंकि इसमें एक पॉइंट तो नहीं आएगा यार कि एक सवाल बताओ, डी से और एफ से पॉइंट आता है, 4 पॉइंटों का, एक गलत एक सही, ऐसे आता है। क्योंकि इसमें कवर करना होता है कि एक क्वेश्चन में 4 पेज 3 पेज कवर हो जाए, तो ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे। देखो मैंने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया था, और जो है नीचे ग्राफ में देखिए, ग्राफ बना है, जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ रेडियस में ग्राफ बना है। ग्राफ में सबसे नीचे ग्राफ लिखा है डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेंसिटी के बारे में मैंने एक बात बोला था, डेंसिटी ग्राफ पे देखिए, तो लिखा होगा कहीं एक पॉइंट पढ़ा था, एक लाइन लिखा होगा डेंसिटी इंक्रीज करती है, कहाँ पढ़ाया था, एक लाइन कहीं लिखी होगी, उसको टिक कर लो। हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो है डेंसिटी जो है आपकी इंक्रीज करेगी। अभी आता हूँ, अच्छा यहाँ पे लिखा है, अभी आती है इस पर, अभी डेंसिटी पे आता हूँ। अभी रेडियस चल रहा है, रेडियस के बाद डेंसिटी आएगी। तो और सवाल देखते हैं रेडियस की, लेकिन टिक कर लीजिए, डेंसिटी भी पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है फिर ऐसे ही, देखो इस बार सवाल आया था डी ब्लॉक से 2 सवाल आया था। एक आया था स्टेबिलिटी का, याद करिए, कह रहा था कॉपर +1 या कॉपर +2 इज मोर स्टेबल। कहाँ है? अभी मैं सवाल दे रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ लाइन कहाँ लिखा है ये, तो अभी क्वेश्चन ये है। उसी तरह का सवाल है, देखो सवाल ऐसे आएगा, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स which of the following arrangements does not represent the correct order of the property state अगेंस्ट इट। लिखिए इसमें कौन कौन दिया है, पहला दिया है B+2 क्रोमियम +2 Mn+2 आयरन +2, ये लिखा है। क्या पूछा है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, एक लाइन इसमें फिर पड़ा हुआ है, किस क्या बताए हैं इसको, पैरामैग्नेटिक यानी PM बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक्स। पैरामैग्नेटिक समझते हो, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने पैरामैग्नेटिक्स। तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना होगा। पिछला वाले सवाल में क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट, वही सवाल सेम, अनपेयर्ड ढूंढ लो और उतने आगे पॉइंट लगा दो, तो ये बोहर मैग्नेटिक फील्ड हो गया था। और यहाँ पे खाली अनपेयर्ड बना के छोड़ दो, तो कह रहा PM का मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर PM। दूसरा Ni+2 कोबाल्ट +2 Fe+2 और ये गया Mn+2। ये कह रहा है कि आयनिक साइज, अभी पढ़ा रहा हूं आपको, आयनिक साइज। थर्ड ऑप्शन, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा लेकिन मैं कई बार बोला हूं इसको, ये केमिकल बॉन्डिंग बोला था, बहुत बार बोला हूं।
अभी एनसीईआरटी में लाइन पढ़ूंगा कहाँ लिखा है, स्टेबिलिटी इन इक्वस सॉल्यूशंस। इस बार सवाल आया था ये, स्टेबिलिटी इन इक्वस सॉल्यूशन, इस बार सवाल आया था। 2 में कंपेयर का था, कॉपर +2 कॉपर +1 था। इसमें 4 ठू हैं, देखो 1 2 3 4, 4 ले लो, वहाँ तो 2 ही में पूछा था इस बार। ये रहा अगला, स्कैंडियम, टाइटियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये दिया है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी रिपीट हो गया समझ लो, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया ना, अभी आपको दिखाया था चार्ट, अगले में लिखा था ऐसा जो ग्राफ दिया होगा, लिखा होगा मैग्नीज में सबसे ज़्यादा +7 तक बना होगा, बाकी सब में देखेगा कहीं 2 है 3 ऐसे करके हैं, लेकिन क्रोमियम में 3 है 4 है 5 है, आयरन में भी ऐसे है 6 तक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? अरे चार्ट बना होगा, इसे पतला सा चार्ट है, उसमें ऑक्सीडेशन हेडिंग लिखा हुआ है, देखा करो नहीं गायब हो जाओगे। क्योंकि देखो सवाल ऐसे आता है, ये कोई डाटा वाटा नहीं आता है। सवाल कैसे आ रहा है, साथ में सवाल भी लेके चल रहा हूँ। ये रहा, अब देखिए चेक करिए, ऐसे लिख डी पलट दे, चेक करते हैं क्या पूछता है। ऐसे सवाल में हमेशा गलत, तो देखो लिखा है डज नॉट, तो इसको गोला कर दीजिए इसे, ताकि एग्जाम में भी कर दिया करिए, ताकि पता रहे कि गलत बजाय वो देखो सही करके लगाए है, वो देखो गलत लगाए, इसलिए मिस्टेक करे, सब बहाना ना चलेगा। जहाँ जहाँ नॉट इनकरेक्ट करेक्ट है वहाँ कर दो कि ये खतरा है, तो जब जागे रहोगे तभी तो कुछ करोगे, यानी गलत बताना है, सही नहीं। देखिए जब आपको आता है ना तो गलत सही कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे अरे यार ये तो सही है, तो सही है, फिर ऑप्शन में जाओगे ये तो गलत पूछा है, तो हम सही सही कहीं तो निकाल लिए हैं। अपने आप जब आएगा तो कुछ गलत ही नहीं हो सकती। चेक करते हैं, फिर लिखते हैं। हाँ कितना लिखेंगे, आपका ये है क्रोमियम, नहीं यहाँ 24 है, ये हो गया 23, ये 23 हो गया ना, प्लेटियम 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये हो गया 26। लिख लो एटॉमिक नंबर, ऐसे लिख डी पलट दें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। बेलेडियम लिखो 23, क्रोमियम लिखो 24, और आप मैंगनीज लिखो 25, और आयरन लिखो 26। एटॉमिक नंबर लिखो, ट्रिक बताया था, ट्रिक में क्या था, इनके नीचे ऐसे लिख डी लिख पलट दीजिए, ऐसे लिख डी लिख पलट के लिख दीजिए आंसर। तो हम पलट के लिख रहा हूँ, तो डी पहले लिखेंगे तो डी में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। इधर लिखेंगे तो डी में कितना है 4, अरे जो इसके ऊपर लिखा है पलट के लिखना होगा बस। तो डी हो गया 5, एस में 2, डी हो गया 6, एस में 2। क्या करिए, क्या बनाना है सबको प्लस के, कौन सी प्लस में, 2 में। तो जब सबको 2 बनाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 2 2 2, सब बन गए। क्या बन गए अब ये बनेगा बी, किस फॉर्म में हो गया +2, ये क्या हो गया क्रोमियम +2, ये बन गया आपका Mn+2, ये कितना बचा आयरन +2। चेक कर लीजिए, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो अनपेड कितना हो गया 3। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो अनपेड हो गया 4। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो अनपेड कितना हो गया 5। डी में है 6, तो अनपेड है 4, ये तो पता चला कि 6। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3। पूछा क्या है, बोहर मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मामला गलत है कि नहीं, क्योंकि 4 4 है, अरे तो 4 4 तो 2 2 लोग हैं। कितना है यहाँ पे, डी में 3 ना, तो अनपेड कितना हो गया 3, यहाँ अनपेड हो गया 4, यहाँ अनपेड हो गया 5, और यहाँ क्या अनपेड 6, तो अनपेड 6 4 थोड़ो है, डी में भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा। इसको सही करो यार, क्रोमियम को, इसको ऑप्शन में यही है +2 है कि +3 है, 2 आंसर हो जाएगा। +2 दिया है सब में, तो ये बात गलत हो गया ना, हमें गलत पूछा है ना, तो काहे टेंशन लें। अरे नहीं समझ में आ रहे हो, +4 यानी 4 अनपेड है, गलत है, काहे दिमाग लगाएंगे, ये जाने दो इसको, हमें तो क्या बताना है गलत। तो गलत तो एक मिल ही गया है, और देखते हैं, एक गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ पलटेंगे तो यहाँ करेंगे Mn को आगे और Cr और आयरन को बराबर बराबर निशान, तो हमें गलत मिल गई। अरे ऐसे तो लिखेंगे, क्या कहेंगे Mn+2 आगे चल, उसके बाद क्या आएंगे आयरन +2 बराबर है किसके, क्रोमियम +2, फिर क्या होगा, ये होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये हो गया गलत। आगे चलते हैं, क्या है आयनिक साइज, अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको एक पढ़ाया हूँ। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या करोगे M+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M+2, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो जाएगी, क्या होगा आपका कैटायन बन जाएगा, कैटायन कट गया, तो कैटायन का साइज क्या हो जाएगी कम, लेकिन यहाँ रेगुलर नहीं मिलेगी कि बस जब कहा अरे तो बस रेगुलर कर देते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ 25 बार देखना होगा। तो आते हैं दूसरा, देखो तो एटॉमिक रेडियस पे आइए,
तो देखो M बना है, फिर लिखा है M+2 लिखा है ना। अरे अपने ग्राफ पे देखिए, चार्ट में जो बना है चार्ट 8.2, हमको देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेली देख रहे हो हमको। ये रहा 8.2 पे आइए, और 8.2 का जो टेबल है उसमें टेबल आपके बनाया। अभी देखो ये टेबल लिखा था, इससे पहले तो क्या लिखा था, M खाली। अब किसका टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद रेडियस क्या हुई, उसके बाद क्या है, एक टेबल नीचे है m = 3 का। यानी ये आपको देखना है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितनी साइज में कमी हो रही है। तो जनरली क्या बोलेंगे, जनरली तो कम होगी ना। चेक कर लेते हैं पहले, कितना है 164, और कितना जा रहे हैं, नहीं Mn+2 डॉट दिया है, तो इसका मतलब 64 होगा, आसपास होगा। डैश लगा है ना, सब में डैश लगा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको जो है उनको नहीं पता होगा तभी नहीं लिखे हैं ना, कुछ ना कुछ तो कम होती, बराबर कहाँ रहेगी, M+ का रहेगी, तो इससे कम ही होगी। आगे चलते हैं, क्या है 79, उसके बाद कितना है 82, फिर इसके बाद 82, 74, उसके बाद क्या हो रहा है 70, फिर 73, फिर 75। इसका मतलब क्या हो रहा है, शुरू में लगातार 2 का तो दिया नहीं है, बेलेडियम का दिया है 79, तो बेलेडियम में देखते यहाँ कहाँ से लिया इन्होंने, बेलेडियम से लिया। देखो बहुत चालाक है, क्योंकि एनसीईआरटी बाहर से नहीं, अलग नहीं पूछेंगे, पता नहीं क्या लिखा है तो काहे पूछे, कौन टेंशन लगाए, तो कहाँ से पूछा गया। अरे मिलाया करो, नहीं तो स्कैंडियम टाइटेनियम दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो 50-60 साल के रिटायर होते हैं, कौन जाएगा दिमाग लगाने। एनसीईआरटी छाप दिया तो कहाँ से छापा, देखो बी से तो छापा है, और बी से आगे ले लिया है, और टेंशन नहीं दिया है। देखो कहाँ कहाँ लिया है, ये देखो निकिल, कोबाल्ट, Fe, तो इसका वैल्यू दिया है, देख लो सबका दिया है निकिल कोबाल्ट का। देखो अब आयरन से देखिए, तो आयरन में +2 में कितना दिया है 77, कोबाल्ट कितना है 74, उसके बाद कितना है 70, तो 77, 74 कम हो रहा है, 70 और कम हो गया, 73 में मामला गड़बड़ है। कापर दिया ही नहीं है, कि दिया है Mn का दिया है ना, Mn ले लो, Mn कितना दिया है 82, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, Mn का, दिया तो है, मिला लो। तो देखिए कितना अगर उबड़ खाबड़ है, Mn यहाँ बैठा है और जो है उनके लोग आगे हैं, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, रेडियस कम, तो सही तो है यार, तो कोई दिक्कतें नहीं है। Mn कहाँ है पहले, अरे Mn है 25, ये कौन है 26, ये कौन है 27, ये कौन 28, सही तो है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो जाएगी, रेडियस कम होगी। क्यों क्या होगी, क्योंकि रेडियस आपका इसमें ग्रुप में इंक्रीज करती है, पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं, इधर जाने से रेडियस कम होती है जनरली। ये देखो पढ़ाया था ओनिडा, तो ओनिडा में तो रेडियस आता नहीं है, किस में आता है, मार्क्स में, यानी ए आता है ये, तो पीरियड अपॉन ग्रुप, तो ये रहा एटॉमिक रेडियस किस में बढ़ेगी, ग्रुप में, तो पीरियड में क्या करेगी, डिक्रीज, तो डिक्रीज तो हो रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से डिक्रीज करेगी। तो +2 बनाएंगे तो 25, 26, 27, 28, आगे बढ़ता तो गड़बड़ हो जाता। देखो कापर 29, कापर में कितना है, कापर में है 73, और जिंक का कितना है 75, तो यहाँ अगर जिंक का लिया होता तो मामला पलट जाता, फिर आगे पीछे करना पड़ता, लेकिन इसने बहुत सिस्टमेटिक लिया है, सिर्फ 4 को आगे। और मैंने क्या बोला था, या तो शुरू का 4 लेगा या तो उधर का 4 लेगा, अभी बोल के आए हो ना, तो इसलिए आप बच नहीं सकते कि लाओ शुरू 4 याद कर लें, तो उधर वाला छूट जाएगा, तो उधर गायब हो जाएगा। अरे यार देखिए, ये जो लोग टॉप करते हैं 720 लाते हैं, वो 9 से ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अब तुम कहाँ पढ़ते हो, पहले गुच्चू खेलने आते हो गांव से उसके बाद लखनऊ में आते हो, चड्डी बनियाई देख के और मामला बदल जाता है, उसके बाद जो है दूसरे भक्त बन जाते हो, उसके बाद कहते हो बहुत बढ़िया बुकलेट दिया है। तो तमाम सारी कहानियाँ हैं, जिससे सवाल आता है उसे पता ही नहीं है, 2-3 साल इसी में निकल जाता है। तो अगर आप बम ढूंढते हो, बम कहीं दाग देंगे, ये रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, अब सच्चाई दिखा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये टफ चीज़ें हैं ना, इसको बहुत टाइम लगेगा देगा, लेकिन हाँ अगर इस पर साथ साथ देखते रहोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये तुम्हारे सामने है, पढ़ाया था, इस बार सवाल भी आया था। किसी की अगर स्टेबिलिटी देखना होता है तो एक चीज़ और देखना होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें स्टेबिलिटी के लिए है, एक स्टेबिलिटी और होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसमें लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए एक सवाल तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 सवाल एक साथ चल रहा है। देखिए एक सवाल ही तो हैं सब अलग अलग, एक सवाल थोड़ा है कि बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा सवाल कहीं नहीं, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इसमें 4 सवाल एक साथ चल रहे हैं, तो 4 पॉइंट आएगा। तो अभी ये पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ा भी चुका हूँ मैं। कहाँ पढ़ाया हूँ, जब आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, कैटायन कट गया एनायन अधिक, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था हाइड्रेशन या सॉल्वेशंस।
ये रहा, यहाँ भी यूज करेंगे, 3-4 जगह यूज होती है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशंस बोलते हैं, ये कुछ नहीं होता, पानी का लगना होता है। तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज का मतलब कैटायन या एनायन का साइज देखना होता है, कैटायन या एनायन। तो हमने यहाँ आपको ट्रिक दिया था, क्या ट्रिक दिया था, कहीं भी कैटायन बनेगा तो कैटायन कट गया पढ़ाया था, यानी छोटा हो जाएगा, यानी साइज में कम होगी। और अगर कहीं निगेटिव आएगा तो पढ़ाया था एनायन अधिक, यानी इसका मतलब साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बार सवाल भी आया था तुम्हारे में, कह रहा था कि आप इलेक्ट्रॉन दीजिए, एनायन बनाइए, नोबल गैस बनाइए, लेकिन साइज बड़ी किसकी होगी, N3 माइनस O2 माइनस, इस बार सवाल आया था। तो ऐसा थोड़ा है, हर जगह तो सवाल मिलेगी आपको। तो ये साइज में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये सवाल आ चुका है, ये भी है, दोनों आ चुका है। दोनों कहा आया था, ये यूज किया था कॉपर +1 और कॉपर +2 लिखा था। कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 ड्यू टू, तो उसमें ऑप्शन था आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें एक ऑप्शन था हाइड्रेशन एनर्जी। तो स्टेबिलिटी देखी जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, अभी यहाँ आगे मिलेगा। तो अभी आगे मिलेगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या बताती है, स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबिलिटी, क्योंकि जो कैटायन छोटा होगा उसके ऊपर क्या होगा, बहुत से पानी क्या करेंगे, घेर लेंगे। मान लो कोई छोटा बच्चा उसके ऊपर कूद के बैठ लो, जाएगा, उठ पाएगा क्या, एक तो छोटा, या कोई छोटा सा है उसे ठूस के खिला दो, कह दो अब दौड़ो, कह रहा क्या बात कर रहे हो, ठूस के खिला दो, देख लो जितना बड़ा था इतना बड़ा टंका बाहर आ गया, तो वो क्या वहीं बैठा रहेगा, यानी अब क्या होगा, स्टेबल हो गया। तो जो कैटायन जो होता है उसके चारों तरफ पानी लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह का स्टेबल, दौड़ भाग नहीं पा पाएगा। तो जितनी ज़्यादा छोटी साइज उतने ज़्यादा पानी लगना, उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो स्कैंडियम कितना है, छोटा मोटा पिद्दी भर का है, कितना 21, क्या कर दिया, ऐसे लिख डी लिख पलट दे, तीनों निकाल दिया और पिद्दी बन गया। तो सबसे छोटी साइज ये, उसके बाद ये, तो ये साइज में भी सही लिखा है, लेकिन आपका एक चीज बताना है, क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन किसकी होगी, इसकी होगी। तो सबसे अच्छी बात है, जब ये हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ही होगी। तो आगे क्या लिखा है, स्टेबिलिटी इन इक्वल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये, अरे ये लैंग्वेज यही तो कहलाएगा, हाइड्रेशन क्या लगेगा, स्टेबिलिटी इन इक्वल सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो सही है। अगला आ गया, फिर आगे ऑक्सीडेशन, अभी बताया था, पन्ना पलट के देख लो। मैग्नीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखो लिखा होगा, +2 +3 +4 +5, देख लो अभी आगे नंबर आएगा। पन्ना पलट नहीं समझ में आता है क्या, और पन्ना पलट के आगे जाना है, हेडिंग लिखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वहां पे लिखा होगा। और Mn 2 से लेके +7 तक इतना सवाल आया है मैग्नीज में, इतना सवाल आया है, KMnO4 K2MnO4 भरा पड़ा है इसे सवाल, इसका रिएक्शंस, एक भी लाइन इसमें कोई छोड़ने लायक नहीं है, एक एक लाइन का डिस्कशन करना है। तो देखो अभी ऑक्सीडेशन ही चल रहा है, अभी पता नहीं किस तरह इनसे रिएक्शंस कराने हैं, ये किस फॉर्म में मिलेंगे, ये कलर कैसे देंगे, ये सब इस पे सवाल आया है, कलर भी सवाल आया है। तो ये हो गया आपका। तो अब ये रेडियस आपका जो हो गया, चल रहा था, देखो रेडियस पढ़ा रहा था, रेडियस मिल गया एक, अभी हमने पहला लिखा था, अब दूसरा रेडियस आपको फिर लिखना है। तो अब इसको मिटा देता हूँ, तो आंसर मिल गया, नहीं मिल गया, कौन सा गलत है, पहला वाला। कितना दिमाग लगाना पड़ा है, अब ये घर पे प्रैक्टिस करोगे, जब इसको 20-50 बार देखे रहोगे तभी तो वहाँ पहचानोगे, अच्छा ये काली काली गाय नहीं है, ये काली काली भैंस है, ये पता चला गाय भैंस अक्के काली होती है। तो यहाँ घर पे पढ़ोगे तब वहाँ दिखेगा, और यहाँ अक्कड़ बक्कड़ करोगे तो वहाँ भी क्या करोगे, ऊपर वाले की याद करोगे, तो ऊपर वाले तो दिखेगा सबक। क्योंकि ये कुछ नहीं, कौनो मंत्र वंत्र नहीं सिखाएगा, ये सिर्फ पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई तरीके नहीं इसके लिए। तो अब आगे चलते हैं, इनका रेडियस और भी सवाल है, लेकिन अभी पढ़ाना आयनाइजेशन एंथैल्पी तब सवाल कराएंगे, क्योंकि उसमें आईपी भी दिया है बीच बीच में। तो अब दूसरा नोट कर लीजिए, ये आप ही को याद करना है, मैं दिखा रहा हूं, ये आपको बार बार जहां प्रॉब्लम है उसको अलग से नोट करिए। तो एक हो गया, प्लस वाला हो गया, अब क्या करने जा रहे हैं, +2 बना रहे हैं। अरे एक के फॉर्म में रेडियस बताना है, +2 के फॉर्म में, इसका मतलब क्या होगा कि जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हुआ होगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देखो स्कैंडियम और ट्राइटियम से नाम ही नहीं लिया है, डैश डैश दिया है, गूगल से देखना कितना दिया होगा, लेकिन यहाँ दिए नहीं है, इसलिए सवाल कहाँ से पूछा है, आगे बढ़ा के कहाँ से दिया है, बेलेडियम से क्रोमियम से, तो यानी बी होगा, क्रोमियम होगा।
तो ये क्या बने होंगे, ये किस फॉर्म में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पे, तो ये बन गए हों +2। उसके बाद जो है अब लगातार ले लो, तो क्रोमियम है, उसके बाद क्या होगा, पैलेडियम क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, फिर आपका निकिल, फिर कापर, फिर जिंक। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, +2 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इनके रेडियस आप कंपेयर कर लीजिए। तो रेडियस आप नीचे लिख लेंगे। तो रेडियस इन्होंने बताया है कि 79, ये पिकोमीटर में है, ये सब पिकोमीटर में है, 79। इधर जाने पे क्या होना चाहिए, पीरियड में आने पर रेडियस कम होती है, ये चेक करते हैं, अपने ऊनिडा मार्क्स लगा के चेक करते हैं। तो 79 से कहाँ गई, 82, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बढ़ गई है। तो याद करो, मैं तो बोला हूँ ना कि जनरली लगाएंगे तो मिल जाएगी आपको, लेकिन ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, एस के इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं बढ़ रही है, कहीं बराबर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो गड़बड़ कर रही है। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वहाँ क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुला लेगी। तो 79 से आप जब बढ़े तो 82 हो गया, फिर क्या हो गया, क्रोमियम और मैग्नीज की बराबर है, कितना है, 82 है। तो ये थ्योरी में आएगा। तो जनरली क्रोमियम और मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेडियस नियरली इक्वल होती है, इसे लाइन लिखा रहेगा। फिर उसके बाद आती है 77, फिर 74, ये है 77, फिर 74। अब देखो 79 से कहाँ गई, 82, फिर उसके बाद क्या हुआ, 82, फिर क्या हो गई, घट गई, इसके बाद क्या हो गई, घट गई। तो आप जनरली क्या बोलेंगे, ये थोड़े बीच में लाएंगे कि ये बढ़ गई है, तो इसे चलेंगे। कह रहे हैं सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तब इसको देखो, जैसे फ़ोटो निकाल के देखो, फिर समझ में आ जाएगा। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, खाली बस ऐसे देखो इसको। 73, उसके बाद आपका क्या हो गया, 75। अब हम तो शुरू में आखिरी में देखते हैं ना, जैसे अभी नवरात्र चला होगा तो क्या करते हैं आप, शुरू में आखिरी में बांध दिया उठा के, टेंशन खत्म, तो बांध देते हैं शुरू में 79 और ये 75। नहीं पता क्या ये ज़्यादा है वो क्या है, कम है, बाकी बीच में तुम जानो, व्रत रखो चाहे ना रखो, ये हो गया। बहुत टफ डगर है, तो टफ डगर है तो MBBS भी कैसा डगर है, ये तो सोचो कैसा डगर है, दिखा दो किसी को तो अरे अच्छा डॉक्टर साहब बैठिए, क्या किए, बम किए, भाग यहाँ से, बम किए हैं, फालतू करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है ना, तो जब फ़र्क है तो इसको याद करो बढ़िया से, बाद में समझौते करेंगे, समझ लो अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो आएगा यही। अगला चलते हैं। तो अब इसमें उतार चढ़ाव है, तो उतार चढ़ाव ये आपको याद करना है। मैं समझा सकता हूँ कि भैया जहाँ पे रेडियस बढ़ी होगी, जनरली देखो यहाँ क्या है, 79 से 82 क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे जाइए आप देखिए, तो आप यही देखे होंगे कि इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया होगा, बीच में जो बैठे होंगे वो हट गए होंगे, लो पकड़ ले खींच ले, तो इसलिए 4 न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया होगा। तो जब इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगी तो क्या होगा, रेडियस कम होगी, तो यहाँ तो बढ़ा है तो क्या हुई होगी, छिपा लिया होगा। दोनों फ़र्क है ना, अगर छिपाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो रेडियस नहीं खींचेगा, वहीं बैठा रहेगा। अब अगर आपको छिपाना नहीं छिपा पाया, पुअर कर दिया, तो क्या करेगी, न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो रेडियस कम हो जाएगी। तो यहाँ रेडियस बढ़ी होगी, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम, शेल्डिंग इफेक्ट अच्छा, यानी अच्छी तरह छिपा लिया होगा। तो कभी देखो कोई दौड़ा के मारता है तो किसी टाइम में कोई घुस जाता है पीछे, देखो तो बस वही है, छुप गया पीछे, ये रहा। अब मान लो कह रहा अच्छा हट गए, मार मार इसको, तब उसके बाद तब तो ठीक है, तब तो छिपा नहीं रहा है तुमको। तो यही है। अगला चलते हैं प्लस में, अब रेडियस दूसरे वाले में +3 में, तो ये भी रेडियस या रेडियाई पिकोमीटर्स में। अब +3 बना दो सबको, तो +3 तक दिया है, 3 तक दिया है तो कुछ भी पूछेगा। तो ये बेलेडियम +3, क्रोमियम +3, मैग्नीज +3, आयरन +3। इसको देखोगे जितनी बार अभी आपको लगेगा, ठीक है। +3 सबको बनाए है ना, लास्ट वाले में बड़ी दिक्कत हुई होगी, नहीं दिया होगा। हाँ वही कह रहा हूँ, वही मैंने आगे नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, अरे यार ये डी भरा हुआ है, ये भरा है, किसी घर स्टेबल हो जाकर देखो भी क्या करेगा, उठा लेगा तुमको, टूटू कुत्ता छोड़ देगा, मेरे बात समझ में आ जाएगा।
तो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसलिए छोड़ दिया कि इनके इलेक्ट्रॉन निकाल क्या करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डी बहुत फुल स्टेबल है, बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल पाओगे? जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे तो खाक रेडियस पढ़ोगे, तो छोड़ दो इनको। तो ये कॉपर और यानी को छोड़ दो। अरे डी पूरा भरा है तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब तो रेडियस पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी? बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत डिफ़िकल्टी तो काहे जाए दिमाग लगाएं कि नहीं भैया छोड़ो, उसको नहीं उठाना है, नहीं निकालना है, उसको हटा देते हैं। और यही कहानी जो है आप देखिए किसमें दिया था, 2 वाले में किसमें दिया था, स्कैंडियम और टाइटियम में क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन निकाला था? 2। ये रहा स्कैंडियम में 21 था, ऐसे लिख डी लिख पलट दे तो डी का 1 इलेक्ट्रॉन था, ये सर इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकती है, लेकिन डिफ़िकल्टी जब होती निकलने तो दिक्कत होती है, इसलिए इसका नहीं दिया है। लेकिन देखो इसी का अगर दिया है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या कर दिया होगा, ना रही बात ना बजेगी, निकाल दो पूरा, टेंशन खत्म। 2 ये हो गए, ये हो 3, पूरा 0। तो हमने ट्रिक दिया था कुजन इसके टिप्स, अभी आएंगे भाई साहब फिर, कि कुजन का मतलब हो गया प्लस, ये पढ़ाया था ना, ये ऐसे करके कुजन इसके टिप, ये आ चुका है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे तो यहाँ डी में कितना रहेगा, पूरा भरा D10, एक भी अनपेयर्ड नहीं। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन D10 पूरा भरा, एस खाली निकला है। इसमें कितना है, रहेगा ही नहीं, देख लो पूरा निकाल दिया, डी में 0। यहाँ भी क्या होगा, 22 था, पूरा निकाल दिया ना। इसमें ये 4 हो नहीं, ये +4 है, +5 है, ये रहा लगातार है ना, +1 +2 ये, तो इसमें निकाल दिया तो चारों निकाल दिया। 2s 2d का 22 होता है, ये 23 था, 2s का 3d निकाल दिया। तो हमने पढ़ाया था वहाँ, यहाँ भी यही पढ़ाएंगे, क्या कहेंगे, ये कलरलेस होते हैं, कोई कलर ही नहीं देंगे। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस का मतलब क्या, डी में इलेक्ट्रॉन ना हो या डी पूरा भरा हो। तो ये दोनों डी पूरा 10-10 हैं, यहाँ में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी फिर मिलेंगे, अभी फिर इनसे मुलाकात करेंगे। अभी तो हम बना रहे हैं प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ प्लस के फॉर्म में बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो निकालो भैया, सबको ले लो। तो इनको लिया है ना, इसको भी लिया है, दोनों को लिया है ना, तो लो बढ़ा लो इसमें। तो बेरिलियम हो गया, उसके पहले क्या है, ये हो गया, और उसके पहले स्कैंडियम, टेंशन ख़त्म, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये M+3 के फॉर्म में रहेंगे। और रेडियस लिख लो और देखो कहाँ प्रॉब्लम है। और एक चीज़ तो देख सकते हैं लिख के कि देखो इसमें क्या है, इसमें आप क्या कहेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाने से, पीरियड में जाने से रेडियस क्या हो रही है, जनरली डिक्रीज़, रेडियस जनरली डिक्रीज़। इसमें देख लो कि अगर हम जो है +3 करके लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है। तो देखो स्कैंडियम कितना है 73, और आपका निकल कितना दिया है 60, तो क्या कहेंगे, डिक्रीज हो रही है 60 से, मतलब 70 से 60 डिक्रीज हो रही है, तो रेडियस डिक्रीज। लेकिन ये थोड़ा आएगा कि डिक्रीज हो रही है, ये जो वैल्यू है ना, इससे आर्डर होगा, वैल्यू भी नहीं आएगी। अरे वैल्यू कहाँ कोई पूछेगा, इसी में क्रम को आगे करना है पीछे करना है। तो ये तो वैल्यू मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर लीजिए। तो 73 के बाद दिया है 67, 73 67, उसके बाद दिया है 64 62 65, 64 62 65 और 65 61, ये दोनों बराबर हैं। ऊपर भी ऐसे मिल रहा था ना, ऊपर देख लो चाहे। उसके बाद दिया है 61 और 60, ये क्यों नहीं यूज किया, आप क्या बोलेंगे कि डी कंप्लीट फूड है, इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी डिफ़िकल्टी। कॉपर +2 और कॉपर प्लस जिंक +2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला पूछे कि कॉपर +3 जिंक +3 क्या है, करे पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि डी फुल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए उसको आगे डैश लगा है। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो रेडियस कैसे पढ़ेंगे। तो ये तो ऊपर में देखो, ऊपर में बराबर किसका किसका था, क्रोमियम का था और मैग्नीज का था। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका मैग्नीज और आयरन है, अड़ोसी पड़ोसी। तो दिमाग में लेना पड़ेगा कि पहले सेकंड वाले में ये पड़ोसी पड़ोसी बराबर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाते हैं तो इसके साथ समझौता कर लेता है, तो ये पड़ोसी पड़ोसी बराबर, ठीक है। जनरली कहेंगे जाते हैं तो डिक्रीज करती हैं,
लेकिन अगर आपसे आर्डर पूछेगा, देखिए 4 को दिमाग में रखो, जैसे इनको 4 को रखो, तो आप क्या कहेंगे? +3 पे देखो, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। +3 जब बनाएंगे तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम में कोई प्रॉब्लम, देखो 73, 67, 64, 62 एकदम आराम से घट रही है। आपका जनरल रूल क्या है? लेफ़्ट टू राइट जाने पे रेडियस कम होती है, कम हो रही है, क्या देखो एकदम दिख रहा है सामने। अब यहाँ पे देखिए 65, 65, 61 और 60, तो इसका मतलब है इन चारों में मामला गड़बड़ है। क्यों? कैसे बना? इन दोनों बराबर, फिर एक बाद क्या, कम, फिर कम, ऐसा नहीं। तो ये सवाल आराम से पूछ लेगा, यहाँ पे आराम से दिख भी रहा है और रख देगा। यहाँ पे देख लीजिए 79, उसके बाद क्या 82, तो अब ये दोनों लेके चलेंगे तो यहाँ बराबर हैं। इसलिए अभी सवाल कैसा आया था? कौन सा आया था? रेडियस +2 वाला आया था ना, पूछा था +2 में रेडियस, हाँ +2 में ही रेडियस पूछा था। और कौन कौन दिया था उसमें? ये दिया था मैग्नीज, कॉपर, निकल, ये चारों का था, यही था ना। और सबसे आर्डर में ये Mn था आगे। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों ये रेडियस बराबर हो रहे, तो कैसे बनाएं? इसलिए देखो इन चारों को ले लिया, उठा लिया ये, और यहाँ से ये चारों पूछ सकता है, बस ये हो गया। अगर आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम को जाते हैं तो रेडियस आपको लगातार घट रही है, लेकिन अगर आप मैग्नीज और ये जाते हैं तो इनमें भी लगातार घट रही है, क्योंकि जनरल रूल है कि आप जो है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस कम होगी। तो देखिए एक जनरल ट्रेंड नहीं है, इसलिए आपको जितनी बार देखना उसको देखोगे तभी पता चलेगा कि रेडियस क्या है, लेकिन जनरल में घट रही होती है। आगे चलते हैं, तो ये रेडियस आपका हो गया। एक लाइन लिखो, देखिए एटॉमिक रेडियस increase from atomic radius increase from 3D, या फिर क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट ट्रांजिशन। तो लिख लो फर्स्ट हो गया, इंक्रीज फ्रॉम 3D या ब्रैकेट में फर्स्ट समझ में आ गया ना, फर्स्ट ट्रांजिशन, ठीक है। 2 4D और ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए? सेकंड ट्रांजिशन, तो सेकंड लिख लो, ये हो गया। ये बात सही गलत देख लो, चाहे 3D से किस में आ रहे हैं? 4D में। अभी बताया यार, नीचे से अभी आ रहे हैं तो क्या होगी? बढ़ेगी, अरे आराम से बढ़ेगी, ग्रुप में तो बढ़ती है, एटॉमिक नंबर इधर जाने पर प्रॉब्लम है, लेकिन नीचे क्या होगी? बढ़ेगी। तो 3D से किस में चले आए? 4D में, तो क्या हो जाएगी? रेडियस बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो कहेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, आगे लिख लो 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, एकदम बात सही है, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। आगे लिखिए, बट द रेडियस ऑफ ये रेडियाई ऑफ, बट द रेडियाई ऑफ किसका? 5D, ब्रैकेट में कौन सी? थर्ड ट्रांजिशन, ये रहा रेडियाई ऑफ 5D या ब्रैकेट में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर वर्चुअली सेम, सीरीज आर वर्चुअली सेम। एनसीईआरटी में देखो लाइन लिखा होगा, आर वर्चुअली सेम, ये सेम, SA वर्चुअली सेम, ठीक है। ऐसा क्यों? लिखो आगे, वर्चुअली सेम एज दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग मेंबर, एज दोज ऑफ corresponding member, those of corresponding member of the second series, हमने एक बात बोला है, इसको दिखाता हूँ। हमने कहा
जब आप इसमें चलते हैं और जब इसमें चलते हैं, यानी 4D और 5D चलते हैं, तो हमारी इनकी रेडियस जनरली बराबर हो जाती है, यानी एक वर्ड इसका वर्चुअली सेम हो जाती है। और देख लीजिए चाहे नीचे के एनसीईआरटी में जर्कोनियम और हॉफनियम लिखा है, ये आया था 2020 में, 19 में, 17 में लगातार आया था। खोल के देख लो सवाल, 20 में आया था, 2015 में आया था, एक बार और आया था 20 में, यही लगातार आ रहा है। देखो जर्कोनियम और हॉफनियम्स, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया, क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? जर्कोनियम का 40, हॉफनियम कितना है? 72। देखो एटॉमिक नंबर 40 और 72, इनके रेडियस सेम। तो एनसीईआरटी भी लिखा है, ये भी लिखाने जा रहा हूँ, तुम्हारे में सवाल भी आया था कि ऐसा क्यों। तो अभी पहला लाइन मैंने लिखाया कि भैया 3D से 4D आता है तो रेडियस बढ़ती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम 4D और 5D आते हैं तो जनरली कुछ जगह सेम मिल जाती है, वर्चुअली सेम हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में लिखा, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखो 2015 में आईपीएमटी में, 2020 में आपके नीट में, ये सेम सवाल आया था। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या है सेम रेडियस, ऐसे करके सवाल था। उसमें ऑप्शन लिखा होगा जर्कोनियम और हॉफनियम्स, एक होगा 40 एटॉमिक नंबर। एक क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन में, कम से कम शर्माओ नहीं। हेलो पता बर्बाद हो जाओगे, एक 4 नंबर तो नहीं मिलेगा, एक गंवा के आओगे। चालाकी ना दिखाओ, बहुत कौवा चालाक होता है। हमने बहुत की ज़िंदगी बनाई और बहुत बर्बाद भी हो गए। तो बोलो को देख लिया करो। AIPMT में आया होगा एक बार 2015 में, एक बार 2020 उसमें आया होगा, और दोनों के ऑप्शन वही सेम है, जर्कोनियम और हॉफनियम्स। और तुम्हारे एनसीईआरटी में जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ लिखा है 21 में, तो 21 में देख लो। अब कौन से में हाथ मिले, आगे पीछे देखो ना। तुमको पूरी एनसीईआरटी बोलते हैं यहाँ यही साल में देखो, तो आगे पीछे देखो, अब कुछ थोड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मैं लिखा दिया। अभी मतलब क्या है, 3 से 4 में जाए, सॉरी 3D से 4D में जाएंगे तो क्या होगी इंक्रीज, लेकिन अगर आप 4D से 5 में जाएंगे तो क्या मिलेगी, कुछ जगह सेम। तो हमने लिखा वर्चुअली सेम्स, और जो लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी लिखा है, देखो चाहे लिखा है। ऐसा क्यों लिखिए, ऐसा क्यों होता है, तो लिखिए ऐसा क्यों होता है कि सेम मिलने लगती है। तो यहाँ एक लाइन लिखिए कि क्या हो जाता है, नीचे लिखिए द फिलिंग ऑफ 4F, द फिलिंग ऑफ, फिलिंग माने क्या कर रहे हो, भर रहे हो, क्या भर रहे हो, इलेक्ट्रॉन। तो द फिलिंग ऑफ 4F, चौथा में भर रहे हैं, फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D ऑर्बिटल्स, बिफोर 5D ऑर्बिटल। The filling of 4F before 5D orbital result in a regular decrease, result in a regular decrease, result in a regular decrease in atomic radii, in atomic radii, atomic radii called lengthenite contractions। एक सवाल ये भी आया था, called, तो देखो ये lengthenite contractions, lengthenoid contraction, देखो ये सवाल आया था। तो ये 3 सवाल आपके हो जाएंगे, एक सवाल इस तरह पूछा था और 2 सवाल रेडियस के बारे में पूछा था। ऐसा क्यों होता है, देखिए अभी मैंने पढ़ाया था, जब आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाया था, तो जब हमने 5D पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब लिखाना स्टार्ट किया था, यहाँ ट्रिक दिया था ला हफ्ता करके। तो जो ला लिखा था जब हफ्ता में आए थे तो बदल गया था। ला का जो एटॉमिक नंबर था यहाँ पे देखो कितना था, ये देखो सी यही का है, तो ये 58 है, तो ये क्या आ रहा होगा 57। तो 57 से इसी के अंदर कितने लोग बैठे हैं, 14 लोग। फिर स्टार्ट होती है 72, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये 72 हो गई। ऊपर कौन है 40 वाला, तो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हैं, थर्ड वाले ये हैं। तो मैंने लिखा है ये दोनों के रेडियस वर्चुअली सेम हो जाता है। अब ऐसा लाइन में लिखा है क्यों, तो हमने ये लाइन लिखा है जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कौन आ जाएगा, अरे एफ वाले आ जाएंगे। तो आपको कैसे मिलेंगे, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल। चौथा में कौन बैठा होगा, एफ वाले भी। फिर जाएगा 5वां में कौन बैठा होगा, डी वाले। फिर आगे जाएगा 6वां में एस वाले।
तो इलेक्ट्रॉन हम पढ़ कौन सी रहे हैं, डी सीरीज, इलेक्ट्रॉन डी भर रहे हैं, तो उससे पहले कौन बैठा फुल एकदम पेट मतलब भरे हुए ठूसे बैठा हुआ है, 14 इलेक्ट्रॉन लिए 4f वाला। जब खूब बड़ा है 14 इलेक्ट्रॉन लिए है तो करेगा क्या, जो डी में इलेक्ट्रॉन जा रही है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, दो चीज हो सकती है, या तो छिपा ले या तो ना छिपाए। तो यहाँ क्या कर देता है तो हाथी की तरह लेकिन नहीं छिपा पाता है। ऐसा होता है कि बहुत हाथी की तरह लेकिन कर क्या रहे हो, धरती बोझ हो, जहाँ तहाँ बैठे हो पूरा दिन। तो ये F वाले जो 4f वाले हैं, इलेक्ट्रॉन जब D में भरता है तो अगर ये छिपा लेता तो न्यूक्लियस का D वाले इलेक्ट्रॉन जो अगले सेल में बैठे हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता, कम। यहाँ क्या हो रही है, नहीं छिपा पाता है, यानी पुअर है, यानी हट गया होगा। तो उसके बाद क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगी, आओ मेरे तरफ। तो जब मेरे तरफ आओ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ किसके वजह से हुआ ये बताएंगे। तो जो सांड बैठे थे उनकी वजह से, क्या नाम था, 4f वाले, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। जो बड़े बड़े हाथी की तरह बैठे थे उनके वजह से हुआ है, वो नहीं छिपा पाए, उन्हें तो ऐसे छका लेना चाहिए, दिखते नहीं पीछे। तो इसलिए अब यहाँ बताना पड़ेगा क्यों सिकुड़ा है, क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कहेंगे ये जो मोटे बैठे थे इन मोटू भाई की वजह से हुआ है, यानी 4f से। यहाँ लिख दिया द फीलिंग ऑफ 4f, ये लिखा है फीलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d, यानी पहले टर्न किस में भर गया, 4f। सही बात है, 5d पढ़ेंगे तो पहले 4f भर जाएगा, ये लाइन सही है। रिजल्ट इन क्या होगा, हमें रिजल्ट क्या मिला, जब भर ले तो क्या रिजल्ट मिल रहा है भैया, देखें क्या रिजल्ट है। तो क्या मिल रहा है, रेगुलर डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस, जहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसमें रेडियस कम होते जा रही है। तो हमने इसे क्या बोल दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब नीचे ये भी तो बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, तो क्या कहेंगे, जो 4f वाले बैठे हैं पहले ही वो क्या हैं, हाँ तो बहुत हाथी की तरह, लेकिन वो होता ना किसी घर में पर्दा लगा है बहुत बड़ा, लेकिन पूरा घर दिख रहा है, जा रहा अच्छा दिख रहा है, हाँ क्या कर रहे हैं, अच्छा देखा होगा। तो काहे इतना बड़ा पर्दा लगा है जब घर दिख रहा है, तो कैसा लगाओ, छोटे लगाओ लेकिन ना दिखे, आधा ही लगाओ, आधा खुला रहे, खाली पैर दिखे, ऊपर ना दिखे। लेकिन ऐसा हो सकता छोटा लगाओ, यहाँ नीचे लिखिए, एक नीचे नीचे लिखिए एक लाइन, दी इम्परफेक्ट शील्डिंग। इम्परफेक्ट समझते हो, अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी लाइन है ये, लिखिए दी इम्परफेक्ट शील्डिंग, दी imperfect shielding, the imperfect shielding, ठीक है, of one electron, of one electron, ठीक है, by another, by another, by another in the same set of orbitals, in the same, एनसीईआरटी में लिखा होगा लाइन, set of orbital, in the same set of orbitals, however, एनसीईआरटी पूरी लाइन उतार लो, अभी समझा देता हूं। However, the shielding of one 4f electron, shielding of one 4f electron, the shielding of 4f electron by another is less, by another is less, डाल लो फिर समझाता हूँ, is less than that of 1d electron, than that of 1d electron, than that of 1d electrons,
इलेक्ट्रॉन वन डी इलेक्ट्रॉन, आगे लिख लो, काम आगे लिख लो, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग दी, हमने थोड़ी लाइन काट दिया है, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग दी सीरीज, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग दी सीरीज, ऊपर लिख देता हूँ, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग दी सीरीज। जब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगी, तो जिस सीरीज में जा रहे हैं उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तब क्या होगा, अलोंग दी सीरीज, तो अब जो होगा साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आगे लिखा है देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन दी साइज, ना लिखा है, आगे लिख लीजिए कामा करके, डिक्रीज दी साइज, साइज क्या हो जाएगा, कम, द डिक्रीज इज साइज ऑफ द इंटायर 4n ऑर्बिटल, ये लाइन लिखा होगा, साइज ऑफ द इंटायर, समझा देता हूं इसको, ऑफ द इंटायर 4f ऑर्बिटल। ठीक है, आते हैं, तो सिंपल बात है यार, देखो जब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है, डी की बात, सीरीज कौन सी चल रही है, 5d की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा होगा, 5d में, उससे पहले कौन बैठा होगा, 4f वाला, कितना इलेक्ट्रॉन, 14, क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस जो सब पे इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन लगा रही है उसे क्या करना चाहिए, सेल्ड कर लेना चाहिए, छिपा लेना चाहिए, लेकिन करता क्या है ये, सेल्डिंग, ये देखो लिखा 4n, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो आप d पूरा भरा है ना, तो यहाँ4f12 कर सकते हैं, नहीं 14 होता है, 4f14 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी ने n कह दिया है, तो ये तो पहले से भरा रहेगा, f खाली वाली नहीं होता है, कंप्लीट भरा होता है, खाली जो होगा नीचे मिलेगा आपको, जो पढ़ाएंगे 4f 5f सीरीज, तो यहाँ पूरा भरा रहता है। जब पूरा भरा रहता है तो ये क्या करते हैं, ये भाई साहब इतने हट्टे खट्टे हैं, इनको तो छिपा लेना चाहिए, तो नहीं छिपा पाते हैं, तो क्या करेगी, न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, देखो लास्ट में लिखा है न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो जाती, कहाँ, अलोंग दी सीरीज। ऐसा नहीं है, इन दोनों में तो देखो नियरली बराबर मिलती है, लेकिन इधर जाएंगे तो कुछ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया वर्चुअली सेम, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन शुरू के दो जब दो बराबर मिल जाते हैं तो ये कहा जाता है कि लगभग नियरली होगी, लेकिन अगर देखेंगे तो डिफरेंस मिलेगी, 2 के बाद जो है और किताब में पढ़ेंगे तो 3 को भी देती है, मॉलिबेंड्रम और टंगस्टन को भी, और इधर कहती है कि नीचे वालों को थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है ये जर्कोनियम और हाफनियम को, और किताब बोलते हैं ये, तो और कहीं पढ़ोगे तो 3 को लिखा देंगे, तो एक तो याद नहीं होता, 3 कहाँ से याद करें, कि नहीं एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये ले जाओ घर पे याद कर लेना, तो आदमी लिए फिर घुमा करता है। तो इस पर सवाल है, अब पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कंपेयर कर दिया, एनसीईआरटी देखो लिखा होगा लाइन, क्या लिखा होगा कि जर्कोनियम और हाफनियम देते हैं, दिया है ना, देखो जर्कोनियम है, एटॉमिक नंबर कितना, देखो एटॉमिक नंबर उसके ऊपर देखो दिया 40, एटॉमिक नंबर 40 है, और हाफनियम 72, 72 है, कितना फ़र्क है यार, 40 दूना 80, डबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डबल से कम फ़र्क है, नहीं फ़र्क है, लेकिन आओ एटॉमिक रेडियस देखते हैं, इनका रेडियस r पिद्दी भर का, इनका r कितना दिया है देख लो, चाहे एनसीईआरटी में भी दिया है, कितना दिया है 160 और कितना दिया है 159, 160 और 159, ये तो नियरली सेम हो गए, लेकिन सही में क्या है, कुछ ना कुछ कम है, लेकिन यहाँ कम वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ जब भी सवाल आएगा तो कहेगा कि बताओ क्या है, तो कहेंगे रेडियस सेम है, तो एक आंसर मिलेगा, कहेंगे एक देखो 3-4 तरह सवाल आया है घुमा घुमा के, जर्कोनियम हाफनियम का रेडियस सेम है ड्यू टू,
तो आप जाएंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह का सवाल आया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंथेनाइट। अब कौन सी ईयर में है ढूंढ लेना। फिर सवाल आया है 2015 में, 15 का सवाल होगा। देखो सवाल कैसे कैसे आया है, 21 वाला मिल गया ना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगला सवाल देखो ये लिखता है, AIPMT का ये भी सवाल है। AIPMT मतलब CBSE का ही सवाल है, बदला खाली नाम बदल गया है, जैसे नीट, CBSE, AIPMT सब एक ही चीज़ है। तब भी NCERT आता था, आज भी NCERT आता है। पहले क्या था, जो बच्चे यूपी बोर्ड के थे वो सिर्फ CPMT से चिल्लाते बस CPMT आने वाला है कुछ कर लेंगे, क्योंकि वो NCERT हिला ही नहीं पाते थे, जानते नहीं मतलब क्या लिखा है। कह रहे भैया NCERT खोल के रख देता हूँ, मैं देखता हूँ फिर रख देता हूँ, और देखे वही NCERT आज पढ़ने पड़ रहा है, सब कंबाइन कर दिया। तो लिखा है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ रहा है, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। सवाल पलट दिया, पहले 21 में सवाल आया था दोनों देखे कॉन्ट्रैक्शंस, सवाल उल्टा क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम रेडियाई। ऐसा सवाल पूछ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द नियरली सेम रेडियाई। सवाल मिल गया होगा, प्रीवियस का सवाल है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर इन दी पैरेंथेसिस आर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब किस फॉर्म में पूछा है, एटॉमिक नंबर देके, नहीं समझ रहे हैं। ब्रैकेट में एक लाइन लिखा है कि आपको जो सवाल बताना है किस फॉर्म में, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में। बता देंगे क्या, तो बता देता हूँ। पहले वाले में दिया है, आपका दिया होगा जर्कोनियम और नेवियम, NB, ZR एंड NB, ये दिया है। अब इनके एटॉमिक नंबर के फॉर्म में पूछा है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे लिख दीजिए, ऐसे करके आया होगा 41। अगला दिया है जर्कोनियम और हाफनियम्स, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, यही आंसर भी हो जाएगा, जर्कोनियम एंड हाफनियम। ये हो गया आपका 40, ये हो गया 72, क्योंकि सवाल पूछा था एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी दिए होंगे नहीं होगा। और कौन सा दिया है, जर्कोनियम, ठीक है। अब देखो मान लो अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो, अक्कड़ बक्कड़ मारना चाहते हो, तो देखो जर्कोनियम कहीं नहीं छोड़ा है। तो अगर मान लो नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो, जैसे होता है ना थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा आएगा, तो तुम कहीं तुक्का मारोगे जहाँ फंसेगी। जैसे मान लो जर्कोनियम पढ़ ले, आगे नहीं पढ़े, अरे मिल तो गया 40, लाओ मार देते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में 50% क्वालिफाई नहीं कर पाते, 109 नंबर नहीं ला पाते हैं। सोचो कैसे तैयारी करते होंगे। 50 लोग यानी 22 लाख में से 11 लाख लोग, कितना हो गया, 2-4 लाख हो तो अलग बात है, कितने बेवकूफ़ हैं। अभी गंज में देखो कितने बेवकूफ़ हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर 1 लाख हो तो कम से कम कितना बेवकूफ़ होंगे। तो देखो अगर आधा पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ होगा। और यही सवाल देखो 3 बार घुमा घुमा के पूछा है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन पूछा तो ये देके पूछ लिया, एक बार हेडिंग में कॉन्ट्रैक्शन लिखा है तो ये पूछ लिया, ऐसे करके सवाल। और ये NCERT में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बता दिया कि जब डी वाला इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो F वाले जो है सेल्डिंग पोर होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इसका नाम होता है लेंथेनाइट। क्योंकि वजह क्या था, कौन ऐसा किया, जैसे होता नहीं है, अगर ये आज हमको छिपाया होता तो फलमा हमको नहीं मारता, ये तो बोलते हैं आज हमको जो छिपाया होता, तो उसका नाम होता है। यही गलती है जो हमको छिपा नहीं पाया। हम घर में घुसे तो थे लेकिन हमें उल्टे पकड़ा दिया, पीछे हम बैठे थे उसके लेकिन हमको दिखा दिया कि देखो ये है। तो यहाँ बताना पड़ेगा किसने हमको पकड़वाया। तो किसने पकड़वाया है, लेंथेनाइट ने। लेंथेनाइट ने न्यूक्लियस से कहा आओ हम हट जाते हैं, खींच लो। इसका नाम हो जाएगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए नाम रखा गया है। अभी तक हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ स्पेशली नाम दे दिया लेंथेनाइट्स। अभी यही प्रॉब्लम खड़ा करेंगे एक्टिनाइट वाले, 5 वेव वाले करेंगे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। वो भी करेंगे तो वहाँ पे एक्टिनाइट्स। यहाँ 4 या 4 है ये कहानी, इसलिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस कह रहे हैं।
तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गए। सेल्डिंग की बात हो गई, ये चीज़ हो गई। अब आती है आपका एटॉमिक रेडियस, बता दिया। हाँ, एटॉमिक रेडियस के साथ साथ देखो पढ़ दिया पूरा, नीचे लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द डिक्रीज इन मेल्टिंग रेडियस कह रहा है कपल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्टिंग इन जनरली इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल 2021 में 2 सवाल था, दोनों उठा के रख दिया 21 वाले में से, और कापर वाला जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है वो भी उठा के रखा था इस साल। तो ये लाइन नोट कर लीजिए, क्या लिखा है, डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस। क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। कह रहा है कपुल्ड विथ इंक्रीज एटॉमिक मास, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एटॉमिक मास के बढ़ने से रेडियस कम होती है, ये जनरली बात कहेंगे। तो क्या होगा, इन जनरली इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। देख लीजिए डेंसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, तो हेडिंग लिख लीजिए डेंसिटी, और डेंसिटी में एक लाइन लिख लो डेंसिटी, और डेंसिटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल आया है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नीचे चार्ट में देखिए कि आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी में देखिए आर्डर देखते हैं, तो स्कैंडियम, टाइटियम, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन हो गया, उसके बाद निकिल है, कोबाल्ट है, उसके बाद निकिल, फिर कापर, फिर जिंक, और डेंसिटी का आर्डर ले लीजिए। डेंसिटी में देख लीजिए एटॉमिक नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है, 21, 22, 23, 24, 25 बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे कि एटॉमिक वेट भी उस हिसाब से बढ़ेगी। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे यार किसी का एटॉमिक नंबर नियरली डबल हो जाती है बे। वेट माने परमाणु भार, भार माने जो लिए और सिर पे बैठे भार, इसको भार कहते हैं। तो ये नंबर है, इसके जो खोपड़ी होगा वो भार होगा, कुछ लोग लिए भार कहते हैं, तो उसी को भार है। देखो जो हिंदी के वर्ड हैं ज़्यादातर अपने कॉमन वर्ड से बनाए, भार तो कहते हैं एटॉमिक भार, परमाणु भार, और क्रमांक का मतलब नंबर। तो ये नंबर के जो खोपड़ी बैठे होते तो ये ज़्यादा होते हैं, डबल निर्माउट होते हैं। तो क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सॉरी एटॉमिक वेट क्या होगी, बढ़ेगी। अरे इनके भार बढ़ेंगे, तो भार बढ़ेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं डेंसिटी का आर्डर में लगातार बढ़ रही होगी। और किस में नापी है डेंसिटी को, नापी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ नाप लीजिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, यानी एक क्यूब में कितना ग्राम, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, ये नाप रहे हैं। बढ़ते जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा। 3.43 से 4.1 क्या हो रहा है, आराम से बढ़ रहा है, कोई आर्डर है, गलतियाँ है ही नहीं। तो 3.43 से, तो आगे लिख लीजिएगा, बढ़ते हुए क्रम में है। और ये हमें पॉइंट याद नहीं करनी है, ये जो नीचे लिख रहे हैं याद करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये तुम्हारे दिमाग खोपड़ी खोल रहे हैं, नहीं याद कर लेना। सर आज याद किए थे स्कैंडियम 3.43, कल भूल गए, बताओ 3.4 है कि 5 है, हमें भी नहीं पता है। फालतू वाली क्वेश्चन नहीं है, ना कोई सवाल आएगा ना कभी पता चला है। पढ़ रहे हैं, गुच्चू खेल रहे हैं बैठ के यहाँ पे, याद कर लिए सर, वहाँ फंसबे नहीं किया। तो कौन कह रहा है कि जो है याद कर लो वहाँ फंसाओ, मतलब फंसबे नहीं किया। बहुत लोग होते याद कर लिया, बहुत सारे होते नोट पढ़ के जाते हैं, वहाँ फंसते नहीं है। तो वहाँ कहते हैं अब क्या करें, पूरा साल तो पढ़ा था, ये तो दिखबे नहीं किया यहाँ पे कुछ। अब बताओ जिस इंसान को वहाँ ना दिखे कुछ कर पाएगा, पहले यही फंसाओ तब वहाँ फंस जाएगा। ये देखना है आपको कि सवाल कहाँ फंसाएं, जो यहाँ 20 बार पढ़े रहे हैं, 50 बार पढ़े रहे, वहाँ फंसे आराम से, तब फंसेगी। और यहाँ पढ़वे नहीं किए, वहाँ फंसाओगे तो फिर सोचो क्या होगा, उल्टे फंस के चले आओगे। तुरंते आते ही रास्ते भर में उतर के पिक्चर देखने लगते हैं कि पहले मूड फ्रेश कर लें। अरे पूरा साल तुमने पढ़ पे नहीं गया तो मूड का फ्रेश करोगे, जाओ कहीं घूमो घामो, क्या करना है मूड फ्रेश कर रहे हैं। ये सोचो कि अब पूरी सवाल एक एनसीईआरटी से आता है, तो मूड क्या फ्रेश करोगे उसमें। ये हो गया। तो देखो ये तो भाई साहब हमारे जो हैं क्या हैं, ट्रांजिशन नहीं है, तो इन्हीं मामला गड़बड़, बाकी क्या है सही है। तो ये हो गए आपके इंक्रीजिंग आर्डर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल ले लो फट से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। सवाल है मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। सवाल कहीं नोट कर लेते हैं, नोट कर लो। मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट
मेटलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट, metallic radius of some transition element are given below, which of these element will have highest density, which of these element will have highest डेंसिटी। ऊपर एक लाइन और लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस भी दिया, हमने लिखा दिया है, एटॉमिक रेडियस दिया है और उसके बाद बताना है क्या आपको, हाईएस्ट डेंसिटी, ये बताया ना। तो हमें रेडियस से क्या मतलब, हमें तो देखना है कि रेडियस आप दे भी दोगे तो ये देखो एनसीईआरटी में एक चार्ट बना है ऐसे करके, लेकिन हमें रेडियस से मतलब नहीं है। मैं दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में एक जो है इसका मतलब एग्जाम्पलर में क्या लिखा है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और ये लिखा है कापर, और यहाँ पे जो है आपका रेडियस है, रेडियस किस में है, पिकोमीटर में है, पीएम में कितना दिया है 1.26, 1.25, ये 1.25, ये दिया है 1.28। हमें इससे क्या मतलब, रेडियस से कोई मतलब नहीं, रेडियस दे के क्या पूछा है, डेंसिटी, तो डेंसिटी बताते हैं, क्या करना है। तो ये दिया है, ऑप्शन लिख लो। तो ये हो गया आयरन, ये है निकिल, ये आपका है कोबाल्ट, ये है कापर, और नीचे आपकी लाइन लिखी है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, कापर का। देख लो चाहे, अरे यहाँ पे निकिल और कोबाल्ट और कापर क्या हैं, एक जैसे, तो बाकी इधर वाले तो हैं दो। कितना है आयरन, आयरन कितना है 7.8, कोबाल्ट कितना दिया है 8.9, तो दो को ले दीजिए। निकिल कितना है जी, कैसे निकिल और कापर ना, दोनों निकिल कापर दोनों दिया है ना, ये कैसे यार, दो दे दिया है। तो फिर क्या करोगे आप, कैसे लगाओ बताओ। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कापर वाला। अरे दिमाग लगाओ इसमें ना। अभी क्या बढ़ा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, भार बढ़ता है, भार तो भार बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ नियरली सेम दिया, चुनना है तो आपको कापर चुनेंगे। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। अभी इसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि एक एक चीज़ को डिस्कस करना होता है। एटॉमिक रेडियस, अब जाके एटॉमिक रेडियस ख़त्म हुआ है, सोचो अभी जो है आयनाइजेशन, सभी आयनाइजेशन एंथैल्पी होना, पूरा आयनाइजेशन एंथैल्पी आधे पेज में लिखा है, लेकिन अभी इसको भी एक्सप्लेन करने में एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये नीचे दिया सवाल एग्जाम्पल में 8.2 क्या दिया है, वाई डू दी ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस, क्यों, क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी और भी सवाल था इस पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये रह गया है। अभी देखो इतना, अभी आधा पेज पढ़ाना हमें लग रहा है पूरा 2.5 घंटा निकल जाएगा, 1.5 घंटा इसी में, ये पूरा, क्योंकि इसमें जो है छोटा सा कह के छोड़ दिया, जाओ समझ लेना। तो अगला आप जो है नेक्स्ट पढ़ाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका भी चलेगा, क्योंकि इस पे सवाल तो आना है, फिक्स है। तो अब ऐसा थोड़ा है कि हर चीज़ आसान ही मिले, कहीं टफ मिलेगी, कहीं आसान मिलेगी।